हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी। कैसी चल रही है पढ़ाई। बेटा हम लोगों ने अपना जनरल मीटिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने जनरल मीटिंग के अंदर सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 122 तक पढ़ा था। हम लोगों ने इसके अंदर एक एक सेक्शन, फिर चाहे वो एजीएम का हो, चाहे वो नोटिस का हो, प्रॉक्सी हो, कोरम हो, मिनट्स हो, हमने एक एक सेक्शन में बच्चे 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे की स्पेशल क्लास लगाई थी। हमने पूरा सेक्शन इन डेप्थ स्टडी किया, राइट। हम लोगों ने जब जनरल मीटिंग पढ़ा तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारे केस लॉस भी कराए, बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी कराई। लेकिन इन एडिशन टू दैट, आपको पता है जो मेरी मेन कोर्स की बुक होती है बेटा, उसके साथ मैं आपको एक अलग से केस स्टडी की बुक भी देता हूँ। और उस केस स्टडी की बुक के अंदर हम लोग बहुत सारे पास्ट ईयर के जितने भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। मतलब सर आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में बेटा जनरल मीटिंग के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जितनी भी केस स्टडीज, केस लॉस एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट 10 इयर्स में, व्हेन आई एम सेइंग लास्ट 10 इयर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिछले 20 अटेम्प्ट में। भाई एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो अगर मैं 10 सालों के बोलूं तो मतलब लास्ट 20 अटेम्प्ट्स की सारे केस स्टडीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज क्या, जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन, उसको भी बेटा मैंने इसमें डाल रखा है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जनरल मीटिंग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं। क्या हमें इतना याद है कि जनरल मीटिंग एंड रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, ये दो चैप्टर्स जो हम पढ़ते हैं, रजिस्टर एंड रिटर्न्स हम पढ़ते हैं सेक्शन 88 से लेके 95 तक, एंड जनरल मीटिंग पढ़ते हैं 96 से लेके 122 तक। एक्चुअली में गवर्नमेंट के हिसाब से बेटा ये चैप्टर का नाम क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेक्शन 88 से लेके 122 तक पढ़ाया जाता है, और ये चैप्टर नंबर 7 होता है, इतना हमें याद है। लेकिन आज की इस क्लास में हम स्पेसिफिकली केस स्टडीज कहां से कहां तक के पढ़ेंगे, 96 से लेके 122 तक की, राइट बच्चे। अगर मैं आपको ये कहना चाहूं कि 96 से 122 जनरल मीटिंग जो हमने पढ़ना है, अगर मैं आपको बोलूं फटाफट से मुझे एक बार सेक्शन नंबर रिवाइज करा दो, तो करा सकते हैं। देखिए ना, सेक्शन 96 मेरे साथ साथ बोलेंगे। सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन 97 पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन 98 पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल ईजीएम, सेक्शन 99 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 96, 97 एंड 98, 100 ईजीएम। मेरे साथ साथ बोलना है आप लोगों को। 101 नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम, 104 चेयरपर्सन, 105 प्रॉक्सी, 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, 107 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, 108 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या रिमोट ई वोटिंग, 109 वोटिंग बाय पोल, 110 पोस्टल बैलेट, 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, 112 112 हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, 113 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, 114 ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, 115 रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, 116 रेजोल्यूशन पास्ड ऑन एडजर्न डेट या एडजर्न मीटिंग, 117 रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स विद आरओसी। 117 तक हो गया। 118 118 मिनट्स, 119 इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, 120 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स इन ई फॉर्म, 121 रिपोर्ट ऑन AGM to be given by listed companies to ROC, and 122 non-applicability of this chapter to OPC, one person companies, right बच्चे। तो आई होप यहाँ पे हम लोगों को सारे के सारे सेक्शन नंबर्स जो है वो रिवाइज हो गए, राइट। तो शेल वी बिगिन विद द चैप्टर केस स्टडीज ऑफ जनरल मीटिंग, राइट बच्चे। करें जी। देखिए सबसे पहले देखिएगा बेटा, मैंने जैसा आपको कहा था कि मैं इसके अंदर आप लोगों को केस स्टडीज तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके साथ साथ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो मुझे लगता है एग्जाम में आए थे एंड इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है What are the different types of meetings under Companies Act 2013? सर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कितने तरीके की मीटिंग्स होती है। बेटा वैसे तो हमको पता है एक बोर्ड मीटिंग होती है, एक जनरल मीटिंग होती है, लेकिन ये क्या कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट। पूरे कंपनीज एक्ट में और कौन कौन सी मीटिंग्स होती है आपको सारी बतानी है। अगर हम जनरल मीटिंग की बात करते हैं
क्या हम लोगों को पता है कि 3 तरीके की जनरल मीटिंग होती है? वैसे हम 2 ही बोलते हैं, एजीएम एंड ईजीएम। हमें पता है एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। लेकिन क्या हमने क्लास मीटिंग भी पढ़ा था? क्या हमको पता है जब पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, या मान लो कि खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाया गया, खाली इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को बुलाया गया, तो जब स्पेसिफिक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है और उनकी मीटिंग होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्लास मीटिंग। राइट बच्चे? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जनरल मीटिंग के तरीके से देखा जाए, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 3 होगी, एजीएम, ईजीएम एंड क्लास मीटिंग। इसी तरीके से जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो हमको पता है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें सारे डायरेक्टर्स को इनवाइट किया जाता है, और कुछ मीटिंग्स ऐसी होती है जिसमें सारे डायरेक्टर्स नहीं आते, पर्टिकुलर कमिटी होती है, खाली उसके डायरेक्टर्स आते हैं। क्या हमें पता है? एक ऑडिट कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स होती है, एक नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी होती है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी होती है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी होती है। हम सबको पता है कि मान लो कंपनी में 15 डायरेक्टर है, अब हर छोटी चीज के लिए उन 15 डायरेक्टर्स को बुलाना तो पॉसिबल नहीं होता बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटे मोटे कामों के लिए हमेशा क्या होती है? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। 15 डायरेक्टर्स में से ही भैया तुम 6 ऑडिट कमिटी में हो, तुम 4 रेम्यूनरेशन कमिटी में हो, तुम 3 स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी बातों बातों में आपको 5 तरीके की मीटिंग्स बताई है। पहली एजीएम, दूसरी ईजीएम, तीसरी क्लास मीटिंग, चौथी बोर्ड मीटिंग एंड फिफ्थ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। इसके अलावा सर और कौन सी मीटिंग होती है? देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है अंडर कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन में इसने क्या बोला? मीटिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेंबर्स की या डायरेक्टर्स की मीटिंग, ऑल मीटिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट। इसका मतलब कभी कभी जब कंपनी, आपको पता होगा मर्जर अमेल्गमेशन वगैरह करती है, तो क्या कंपनी जो है बेटा जब मर्जर अमेल्गमेशन वगैरह करती है तो क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है? बिल्कुल होती है। क्रेडिटर्स के अलावा क्या सर कंपनी के जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज है उनकी भी मीटिंग होती है? बिल्कुल होती है। सर चलो आपने कहा क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है, ये तो हमें समझ आ गया। क्रेडिटर्स के अलावा आपने कहा कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग होती है। सर ये कॉन्ट्रीब्यूटरीज का क्या मतलब है? बच्चे ध्यान से समझिएगा, जब हम वाइंडिंग अप चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर कॉन्ट्रीब्यूटरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ कहना चाहूँ तो कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्ड का मतलब होता है पास्ट मेंबर्स एज वेल एज प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कॉन्ट्रीब्यूटरीज मींस कंपनी के प्रेजेंट प्लस पास्ट मेंबर्स, कंपनी के प्रेजेंट मेंबर्स को भी लेंगे एंड पास्ट मेंबर्स को भी लेंगे। सर क्या पास्ट मेंबर्स की भी मीटिंग होती है? यस। सर कौन से पास्ट मेंबर्स? देखो जब आप लॉ पढ़ोगे, जब आप बाइंडिंग अप को पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे प्रेजेंट मेंबर्स का मतलब है वो मेंबर्स जो लिस्ट ए के अंदर आते हैं, एंड पास्ट मेंबर्स मतलब वो मेंबर्स जो लिस्ट बी के अंदर आते हैं। सर ये पास्ट मेंबर्स का मतलब क्या है? सुनिएगा, जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा होता है, से कंपनी का वाइंड अप हो रहा है 31 दिसंबर को, 31st ऑफ दिसंबर को, वहां से पिछले एक साल में जितने भी मेंबर्स के शेयर्स फोरफीट हुए होते हैं वो सब पास्ट मेंबर्स होते हैं, उन्हें कॉन्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है। मतलब प्रेजेंट मेंबर्स को तो बोला ही जाएगा, उसके साथ साथ पास्ट मेंबर्स को भी बोला जाएगा। पास्ट मेंबर्स का मतलब जिस दिन हमारा वाइंड अप कमेंस हुआ उससे पिछले एक साल के अंदर अंदर जो भी मेंबर्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रीब्यूटरी। सर क्या उनकी भी मीटिंग होती है? यस, क्योंकि पास्ट मेंबर्स की भी लाइबिलिटी कभी कभी वाइंडिंग अप में अराइज हो जाती है, जिसको हम वाइंडिंग अप चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अभी तक मैंने कितनी मीटिंग्स बताई? 7 बता दी। सोचो, एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, उसके अलावा कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, उसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग। सर इसके अलावा डिबेंचर होल्डर्स की भी मीटिंग अलग से कई बार होती है। कई बार डिबेंचर ट्रस्टी जो होता है, जो डिबेंचर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो भी अलग से मीटिंग कंडक्ट करता है। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को बुलाता है और कंपनी के डायरेक्टर्स को बुलाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमने इसके अंदर 8 तरीके की केस स्टडीज का जिक्र किया है। दोबारा से फटाफट से रिवाइज करते हैं। एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, कॉन्ट्रीब्यूटरी की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग, और लास्ट होगी हमारी डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग। राइट बच्चे, आई होप हम लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट समझ आ गया होगा। चले आगे। अब देखिए, अब यहाँ आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। सर ये नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है, एक बार इसको समझते हैं।
एक्सप्लेन विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के हिसाब से बताइए क्या, रिलेटिंग टू होल्डिंग ऑफ एजीएम। अब होल्डिंग ऑफ एजीएम में ये टाइम की बात कर रहा है या ये प्लेस की बात कर रहा है या ये डे की बात कर रहा है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। राइट बच्चे, तो देखिए क्या कह रहा है, कहता है विद रिगार्ड टू दी फॉलोइंग, क्या फॉलोइंग, पीरियड विद इन विच फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट एजीएम मस्ट बी हेल्ड। यार हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो पहली जनरल मीटिंग होती है एजीएम, फर्स्ट एजीएम, वो विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो जाती है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ, तो वहां से 9 महीने के अंदर अंदर मतलब 31 दिसंबर तक पहली एजीएम हो जाती है। सर इतना तो हमें पता है। एंड सब्सिक्वेंट एजीएम में हमको पता है पहली विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर होती है और बाकी विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर होती है, 30 सितंबर तक हो जाती है। राइट, तो कहने का मतलब अगर हमसे कोई पूछे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, फर्स्ट मीटिंग के लिए होता है 9 months एंड सब्सिक्वेंट मीटिंग्स के लिए होता है 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर ये वाली बात तो हमको समझ आ गई, लेकिन क्या हमें इतना भी याद है कि दो एजीएम में, फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड और थर्ड में, थर्ड और फोर्थ में, 41st एजीएम और 42nd एजीएम में, कोई भी दो एजीएम के अंदर मैक्स टू मैक्स 15 महीने का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हमें ये तीन बातें लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट एजीएम विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड दो मीटिंग्स में मैक्सिमम 15 महीने का गैप हो सकता है। यहां पर अगर आप चाहते हो इस बॉल पे सिक्सर मारना, अगर आप चाहते हो कि कुछ नया ऐसा बताओ एग्जामिनर को कि उसके मुंह से वाव निकल जाए, तो यहाँ पर एक फालतू का ज्ञान दे देना। उसमें पता है क्या लिखिएगा, उसमें लिखिएगा कि सर एक सेबी लोडर रेगुलेशंस है, सेबी लोडर रेगुलेशंस है। हम सबको पता है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनपे सेबी लोडर रेगुलेशंस अप्लाई होती है, सेबी लोडर रेगुलेशंस 2015, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2015। सर इसके अंदर एक रेगुलेशन नंबर 44 होती है जो कहती है कि जो टॉप की 100 कंपनीज है, जो इंडिया में टॉप की 100 कंपनीज है, उन कंपनीज को अपनी एजीएम करनी पड़ेगी इन 5 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर हम बात करते हैं कि मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और हम बोलते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो लॉ बोलता है कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेबी की, तो जो टॉप 100 कंपनीज है उन 100 कंपनीज को क्या करना पड़ता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 31 अगस्त तक अपनी एजीएम करनी पड़ती है। इतनी बात समझ आई हम सबको, याद रहेगा। और सर टॉप 100 कंपनीज हम कैसे देखते हैं, टॉप 100 कंपनीज को हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैंने क्या वर्ड यूज किया बेटा, हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। इधर सुनिएगा ध्यान से, मैं यहां पर कुछ आपको लिख के दिखाता हूं, देखिए। मैंने यहां पर कहा कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे देखते हैं। देखिए सर, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ड आपने बोला, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, बड़े ध्यान से देखते हैं बेटा। फालतू का ज्ञान है ये, आपके लिए शेयर मार्केट वाले सब्जेक्ट में रिलेटेड होता है ये, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अदर सब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा टॉप की जो 100 कंपनीज होती है उनको 5 महीने में अपनी एजीएम करनी पड़ती है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और टॉप की 100 कंपनीज कैसे पता चलती है, ड्यू टू मार्केट, बाय द ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। होता क्या है देखिए, किसी भी साल का 31 मार्च जो लास्ट डे होता है फाइनेंशियल ईयर का, इस 31 मार्च को देखा जाता है कि कंपनी के कितने शेयर्स इशूड है। क्या देखा जाता है, कंपनी के इशूड शेयर्स देखे जाते हैं और इशूड शेयर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स से, मार्केट प्राइस पर शेयर से कंपनी ने 21 करोड़ शेयर्स इशू करे हुए हैं और एक शेयर का प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज। तो जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक्चुअली होता क्या है बेटा,
हम लोगों के माइंड में ना एक मिथ होता है। क्या मिथ होता है समझिए। हमारे माइंड में होता है कि एक कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपए या 1000 रुपए, मान लो यही वाली कंपनी, और एक कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है से 5000 रुपए। तो हमें लगता है कि जो 5000 रुपए जिसका शेयर प्राइस है वो कंपनी ज्यादा बड़ी है। ऐसा नहीं है, कंपनी का साइज शेयर के प्राइस से नहीं पता चलता। हो सकता है ये 1000 रुपए वाली जो कंपनी है इसने 21 करोड़ शेयर इशू करे हुए हैं, जबकि ये जो 5000 रुपए वाला शेयर प्राइस है इसने सिर्फ हो सकता है 10 लाख शेयर इशू कर रखे हो। तो कहने का मतलब जो वैल्यू आती है, हम शेयर्स के प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं इशूड शेयर से, तो जो वैल्यू आती है दैट इज नोन एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। हालांकि इसका हमारे कंपनी लॉ से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको बताया, जब आप रेगुलेशन 44 का जिक्र अगर करते हो, वहां रेफरेंस देते हो रेगुलेशन 44 की, और आप कहते हो कि टॉप 100 कंपनीज जो है उनको एजीएम करनी है 5 मंथ्स के अंदर, तो वो टॉप 100 को कैसे देखा जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। राइट बच्चे, तो हम लोगों को ये बात समझ आ गई। राइट, अब देखिए आगे क्या कहता है। सर आगे कहता है बिजनेस विच मे बी ट्रांजेक्टेड एट एजीएम। क्या हमको नहीं पता कि एजीएम में 4 काम तो होते ही होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेसेस ADDA, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्या इसकी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म अड्डा याद कराई थी? याद करो, अकाउंट्स, डिविडेंड, डायरेक्टर, ऑडिटर। अच्छा, ऑडिटर में एक खास चीज याद रखिएगा प्लीज। पहले क्या होता था, ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता था एंड हर साल उसे रेटिफाई करवाते थे। हर साल ऑडिटर को रेटिफिकेशन अप्रूवल लिया जाता था शेयर होल्डर्स का कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन अब लॉ में प्रोविजन में चेंज हो गया, आपने 5 साल के लिए अपॉइंट किया है तो हर साल उसे रेटिफाई कराने की जरूरत नहीं है। याद रहेगी ये बात हमें। एवरी ईयर जो रेटिफिकेशन का प्रोविजन था वो अब एप्लीकेबल नहीं होता, वो रिमूव हो चुका है। तो कहने का मतलब 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है ADDA, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद आ गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अच्छा एक चीज बेटा, एक चीज हमको अच्छी तरह पता है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स एजीएम में अपॉइंट नहीं होते। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या हो जाएगा, अकाउंट्स, डिविडेंड, ऑडिटर। पब्लिक कंपनी के केस में अकाउंट्स, डिविडेंड, डायरेक्टर एंड ऑडिटर। और क्या हमें पता है कि इसके अलावा कंपनी एजीएम में कोई और बिजनेस भी कर सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। राइट बच्चे, और जब भी कंपनी स्पेशल बिजनेस करती है तो उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कंपनी को देनी पड़ती है। कंपनी को एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। भाई कंपनी ने एजीएम होने वाली है, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस करने हैं ADDA, 5वां डाल दिया शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए फॉर शिफ्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए टू इंक्रीज ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसकी एक्सप्लेनेशन हम सेक्शन 102 में देती है, याद है ना। नोटिस 101 में जाता है और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल बिजनेस 102 में जाती है। राइट बच्चे, क्लियर है सबको? चले आगे, देखिए लिखा हुआ है चारों ऑर्डिनरी बिजनेस ADDA, इसके अलावा स्पेशल बिजनेस इफ एनी, वो भी आप एजीएम में कर सकते हो, बट इसके साथ आपको नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। राइट जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Messes Infotech Limited was incorporated on 1st April 2015। ठीक है जी। नो जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हैज बीन हेल्ड सो फार, कंपनी की एजीएम हुई ही नहीं। ठीक है जी। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग टाइम लिमिट फॉर द होल्डिंग ऑफ फर्स्ट एजीएम। टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग फर्स्ट एजीएम इज विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये कि कंपनी 1 अप्रैल 2015 को बनी थी, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016 को खत्म हुआ, तो वहां से 9 मंथ्स 31 दिसंबर 2016 तक इसकी एजीएम हो जानी चाहिए थी। राइट, लेकिन कहता है कि अब हुई तो नहीं, टाइम लिमिट बताओ, वो तो हमने बता दिया। एंड पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम। क्या आपको इतना याद है कि अगर आप जनरल मीटिंग टाइमली नहीं कर पाते हो तो आपको 3 महीने की एक्सटेंशन मिलती है? याद है हमें कि अगर आप जनरल मीटिंग टाइमली नहीं कर पाते तो 3 महीने की एक्सटेंशन ले सकते हैं। एक्सपायरी ऑफ टाइम से पहले हमें आरओसी को GNL जनरल फॉर्म 1 फाइल करना पड़ता है। ये बात तो हमें याद है, लेकिन क्या हमको इतना भी याद है कि मैंने एक केस आपको लिखवाया था, याद कीजिए अगर आपको याद आ रहा हो तो। अगर डालमिया सीमेंट का केस याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड,
डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड वर्सेस आरओसी। 1954 का केस था बेटा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। इस केस में मैंने आपको बताया था इट वाज हेल्ड कि फर्स्ट एजीएम में तो ऑलरेडी 9 मंथ्स मिल रहे हैं, सब्सीक्वेंट में 6 महीने मिलते हैं, तो उसमें आप 3 महीने की एक्सटेंशन ले सकते हो, बट फर्स्ट एजीएम में तो ऑलरेडी आपको 9 मंथ्स मिल रहे हैं सर, तो उसके अंदर कोई एक्सटेंशन का स्कोप नहीं होता। तो मतलब पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ग्रांट एक्सटेंशन, नो, आरओसी कैन नॉट ग्रांट एनी एक्सटेंशन, एनी फर्दर एक्सटेंशन इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम। It was held in the case of Dalmia Cement Bharat Limited versus ROC 1954। अब बेटा अगर इस आंसर में आपने इस केस का नाम रेफर नहीं किया तो ये चीज याद रखिएगा कि 5 में से 3 नंबर तो कट गए। जो मेन केस है, अब देखो बच्चा क्या लिखेगा, इसमें बच्चा लिखेगा सर एक्सटेंशन होती है जीएनएल 1 से होती है, सर एक्सटेंशन सब्सीक्वेंट एजीएम में होती है, फर्स्ट में नहीं होती। लेकिन आपको उसके साथ साथ वो केस देना पड़ेगा जिस केस की वजह से नए कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन डाला गया, तो वो केस का नाम है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड वर्सेस आरओसी 1954। क्लियर है जी? चले आगे, देखिए फर्स्ट विद इन 9 मंथ्स होती है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आरओसी जो है, आरओसी इज एम्पावर्ड टू ग्रांट एक्सटेंशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, बट सच पार्ट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम। राइट जी? क्लियर है? आगे देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैन एजीएम बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे? क्या एजीएम नेशनल हॉलीडे पे हो सकती है? हम सबको पता है कि एजीएम जो है वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती है। और नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या है? नेशनल हॉलीडे का मतलब है वो डे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है। राइट? हम सबको पता है कि जो टाइमिंग होता है मीटिंग का वो 9 AM टू 6 PM होता है, बिटवीन वर्किंग आवर्स या बिजनेस आवर्स बोलते हैं हम लोग, वो होता है 9 से 6 के बीच में स्टार्ट हो जानी चाहिए, खत्म जब मर्जी हो। राइट? ये बात तो हमें पता है। एंड कोई भी डे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखे हैं पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे, या कोई भी डे जो गवर्नमेंट किसी भी डे को अगर गवर्नमेंट नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर देती है तो उस दिन मीटिंग नहीं होती। हाँ, वो बात और है, हम देखो एक चीज समझो, नेशनल हॉलीडे वाले दिन मीटिंग नहीं हो सकती, छुट्टी वाले दिन आप मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हमने जिस दिन मीटिंग रखी बाद में वो दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गया तो फिर तो मीटिंग होगी। याद है? मैं पढ़ाता हूँ इस बात को। मतलब हम लोग नेशनल हॉलीडे वाले दिन छुट्टी नहीं, मतलब मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर मीटिंग वाला डे ही हमने आज डिसाइड कर लिया मीटिंग इस डेट को होगी, बाद में वो वाला डे मीटिंग से 2-4 दिन पहले नेशनल हॉलीडे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, तो कहता है उस केस में भी मीटिंग होगी, क्योंकि गलती हमारी नहीं है, हम सारा खर्चा कर चुके हैं, नोटिस भेज चुके हैं अपने मेंबर्स को, हम लोग मीटिंग के लिए जगह, वेन्यू, खाना पीना सब बुक करा चुके हैं, तो मतलब छुट्टी वाले दिन हम मीटिंग नहीं रखेंगे। मीटिंग वाला दिन अगर बाद में छुट्टी डिक्लेयर हो जाता है तो उसके अंदर हमारी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। राइट बच्चे? क्लियर है जी? अब देखिए आगे, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है जी, हमें बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। द कंपनी शुड फाइल इट्स एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न बोलते ही मेरा दिमाग जाता है सेक्शन 92 में, एमजीटी 7 में हर कंपनी को एजीएम होने के 60 डेज के अंदर अंदर आरओसी को एनुअल रिटर्न देनी पड़ती है, ये हम सबको पता है। सर अगर मेरे से कोई मुझे पोस्ट एजीएम कौन से 2 एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं, क्या हमें याद है? कंपनी आरओसी को 2 चीजें फाइल करती है। पहला, सर कंपनी आरओसी को एनुअल अकाउंट्स फाइल करती है जो कि 30 डेज में जाते हैं, एओसी 4 के अंदर जाते हैं। ये बात लिखिए सेक्शन 137 में। सेक्शन 137 बोलता है हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग जिस दिन करी वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को एओसी 4 में एनुअल अकाउंट्स फाइल करने हैं। एंड एजीएम से 60 डेज के अंदर एमजीटी 7 आरओसी को जाता है जो एनुअल रिटर्न है। मतलब एनुअल अकाउंट्स जाते हैं, वो जाते हैं एओसी 4 में 30 डेज फ्रॉम एजीएम, एनुअल रिटर्न जाती है वो जाती है एमजीटी 7 में विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। तो यहां कह रहा है अ कंपनी शुड फाइल इट्स एनुअल रिटर्न विद इन 6 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नो सर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एनुअल रिटर्न का फाइनेंशियल ईयर से कोई लेना देना नहीं है, उसका तो एजीएम से लेना देना है। जिस दिन एजीएम हुई वहां से 60 डेज के अंदर अंदर हम आरओसी को एमजीटी 7 में फाइल कर देते हैं। तो देखिए एमजीटी 7 में जाती है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ
एजीएम जाती है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। मैं आपको कई बार कहता हूं कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट ये आप आंसर के लास्ट में लिखा कीजिए, लेकिन अगर आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर तो आपको आता ही है और कोई गलती का स्कोप ही नहीं है, तो आप उस केस के अंदर ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। तो कहने का मतलब अभी तक अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने अपने 5 केस स्टडीज को पढ़ा बेटा। एक बार उन पांचों को अगर हम रिवाइज करना चाहे तो देखिए प्लीज, पहली पहली जो क्वेश्चन हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, कितने तरीके की, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सर एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, उसके अलावा हमने पढ़ा कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज की मीटिंग, जिसमें पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों मेंबर्स आते हैं। केस स्टडी 2, सर पहली एजीएम विद इन 9 मंथ, सब्सीक्वेंट एजीएम विद इन 6 मंथ। दो एजीएम में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज में आती है तो उसको पहले 5 महीने के अंदर अंदर एजीएम करनी पड़ती है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब सितंबर की जगह उनके लिए अगस्त तक का टाइम पीरियड होता है। राइट बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? एंड बिजनेसेस में समझ आ गया, ऑर्डिनरी एडीडीए, और ए में लास्ट वाला जो एडीडीए में ऑडिटर वाला है, ऑडिटर अगर 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ तो हर साल रेटिफाई पहले होता था, अब रेटिफिकेशन नहीं होती है। सर इसके अलावा स्पेशल बिजनेस कंपनी करना चाहे कर सकती है, उसके लिए एज पर सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये भी हमें समझ आ गया कि फर्स्ट एजीएम का ऑलरेडी टाइम 9 मंथ्स होता है इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स, तो उसमें 3 महीने की जो जीएनएल 1 वाली एक्सटेंशन है वो नहीं मिलती। और इसके लिए केस का नाम कौन सा आ गया, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड वर्सेस आरओसी 1954। कैन एजीएम बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे? नो, लेकिन अगर एजीएम वाला डे नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सर एनुअल रिटर्न जो है एमजीटी 7 में जाती है, सेक्शन 92 बोलता है कंपनी को विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। इसका मतलब क्या है, हमने एजीएम करी 30 सितंबर को, सुनिएगा ध्यान से, हमने 30 सितंबर को एजीएम करी, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम एक्सीजेंसी हमने उसे एडजर्न कर दिया 15 अक्टूबर को। मतलब हमने 4 काम करने थे एजीएम में, 2 काम करे हमने 30 सितंबर को, उसके बाद हमने एडजर्न करी 15 अक्टूबर को, बाकी 2 काम करे। तो सर वो 60 डेज जो है एनुअल रिटर्न के, वो कहां से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। एजीएम कंक्लूड कब हो रही है, खत्म कब हो रही है सर, 15 अक्टूबर को, तो वहां से 60 डेज के अंदर अंदर हम लोगों को एनुअल रिटर्न जो है वो आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी। एनुअल रिटर्न का सेक्शन कौन सा है, 92। एनुअल अकाउंट्स का सेक्शन कौन सा होता है, 137। एनुअल रिटर्न जाती है 60 डेज में, एनुअल अकाउंट जाते हैं 30 डेज में। एनुअल रिटर्न एमजीडी 7 में जाती है, एनुअल अकाउंट्स एओसी 4 में जाते हैं। राइट बच्चे, क्लियर है जी? चले आगे। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी की, केस स्टडी नंबर 6। ये क्या कहती है, हालांकि मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर पहले से ही सेक्शन नंबर्स लिखे हुए हैं, बट प्लीज आप लोग इन सेक्शन नंबर्स को देखे बिना कोशिश करेंगे केस स्टडी को रिजॉल्व करने की। राइट बच्चे, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अब हमारी नेक्स्ट केस स्टडी आती है, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग कॉलिंग एंड होल्डिंग ऑफ ईजीएम। अच्छा जी, ईजीएम की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात कर रहा है। नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू रिक्विजिशन ऑफ मीटिंग। हम सबको पता है कि सर जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, उसका 1/10 मेंबर्स अगर कंपनी को बोलते हैं तो जिस दिन उन्होंने कंपनी को बोला वहां से 45 डेज के अंदर अंदर कंपनी को ईजीएम करनी पड़ती है। और अगर कंपनी नहीं करती तो नेक्स्ट 45 डेज में कह लो या रिक्वेस्ट से 90 डेज कह लो, बात एक ही है। हमने रिक्वेस्ट करी 1 अप्रैल को, कंपनी को 15 मई तक करनी है या 14 मई तक, 45 डेज। अप्रैल जो है वो 30 डेज का होता है ना, हाँ, तो 15 में 1 अप्रैल को हमने रिक्वेस्ट करी, 1 अप्रैल से 45 डेज गए हमारे कहां तक, 15 मई तक। अगर कंपनी ने ईजीएम नहीं करी तो नेक्स्ट 45 डेज के अंदर मेंबर्स खुद भी ईजीएम कर सकते हैं, ये बात हम लोगों को पता है। राइट, लेकिन कितने मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं सर, 1/10 मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं। सर 1/10 किसके, अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ दी शेयर कैपिटल, नहीं तो हम क्या बोलते हैं, अगर कंपनी विद गारंटी है, विदाउट शेयर कैपिटल है, तो 1/10 ऑफ दी वोटिंग पावर या वोटिंग राइट्स। ये बात हम सबको अच्छी तरह पता है। देखिए, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ दी पेड अप कैपिटल, और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ दी टोटल वोटिंग पावर, नॉट लेस देन, कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए ही चाहिए। ये बात हमने पढ़ी है। आगे कहता है पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स। क्या एनसीएलटी की पावर है मीटिंग बुलाने की? हम सबको एक चीज पता है
कि सर रिक्विजिशन जो है, मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है गारंटी वाली कंपनी में 1000 मेंबर्स है, 1000 का 1/10 कितना आता है 100 मेंबर्स अगर कंपनी को बोलेंगे तो कंपनी को ईजीएम करनी पड़ेगी, ये बात हमें पता है। पर 1000 में से सिर्फ 80 मेंबर्स इकट्ठे हुए, 1/10 100 नहीं हो रहे, तो वो कंपनी को तो रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। लेकिन आपको नहीं लगता अगर वो 80 मेंबर जाके एनसीएलटी के कान भर दे, या कोई डायरेक्टर है उसे लगता है कंपनी कुछ गलत कर रही है, तो वो डायरेक्टर एनसीएलटी के कान भर दे और सेटिस्फाई कर दे, तो एनसीएलटी ऑर्डर कर देगी मीटिंग करने के लिए, यस। और उस केस में एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो इंसिडेंटल एंड एंसिलरी मैटर्स भी बताएगी, जैसे कि कोरम कितना होगा, चेयरपर्सन कौन अपॉइंट होगा। हम लोगों ने पढ़ा हो ना, अगर एनसीएलटी के कहने पे मीटिंग हो रही है तो एक पर्सन भी वैलिड कोरम माना जाता है, और अगर एनसीएलटी के कहने पे मीटिंग हो रही है तो चेयरपर्सन भी एनसीएलटी अपॉइंट कर सकता है। तो ये सब क्या हो गई, पावर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। देखिए, डायरेक्टर कह सकता है कंपनी एनसीएलटी को, मेंबर्स कह सकते हैं एनसीएलटी को। कौन से मेंबर्स, अगर 1/10 है फिर तो वो कंपनी को डायरेक्टली बोल देंगे, अगर 1/10 से कम है, मान लो कंपनी विद गारंटी है, 1000 मेंबर है, मैं अकेला चाहता हूँ ईजीएम हो और मैं अकेला भी एनसीएलटी को सेटिस्फाई कर दूं जाके, तो क्या एनसीएलटी ऑर्डर दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। 1/10 हो तो कंपनी को बोलो, 1/10 से कम हो तो एनसीएलटी को जाके बोलो और सेटिस्फाई करो। देखो इधर एनसीएलटी क्या करेगी, ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड। एनसीएलटी कर सकती है इफ इट थिंक्स फिट, इफ इट डीम्स फिट कि हाँ यार आपकी बात में दम है, तो वो एनसीएलटी जो है वो कंपनी को ऑर्डर दे सकती है। लास्ट, गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस, कुछ भी दे सकते हैं रिगार्डिंग होल्डिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग, कि जी इतने मेंबर्स आएंगे तो कोरम वैलिड है। जैसे एक मेंबर भी मिनिमम, मान लो एक पब्लिक कंपनी है जिसके मान लो 5000 से ज्यादा मेंबर है, तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं सर कोरम 30 का होता है, लेकिन एनसीएलटी के कहने पर हो रही है तो एक बंदा भी वैलिड कोरम है, मैंने आपको बता दिया। चेयरपर्सन जो है वो कंपनी का जो चेयरपर्सन होता है वही मीटिंग का चेयरपर्सन बनता है। कंपनी का चेयरपर्सन नहीं है तो या है तो आया नहीं है, या आया तो आज बनना नहीं चाह रहा। पढ़ा हुआ ना हम लोगों ने, तो डायरेक्टर्स अपने में से किसी को भी चेयरपर्सन बना लेते हैं। लेकिन सर अगर डायरेक्टर्स भी नहीं बनाना चाह रहे तो मेंबर्स अपने में से बना लेते हैं। लेकिन अगर एनसीएलटी के कहने पे ईजीएम हो रही है तो एनसीएलटी खुद चेयरपर्सन को इलेक्ट कर सकता है, या अपॉइंट इज द राइट वर्ड। एनसीएलटी इलेक्ट थोड़ी करेगा, अपॉइंट करेगा। इलेक्ट तो इलेक्शन वोटिंग उससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केस स्टडी नंबर 7। देखिए क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है टू रिमूव द मैनेजिंग डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए 40% ऑफ द मेंबर्स ऑफ ज्योति लिमिटेड सबमिटेड रिक्वेजिशन फॉर होल्डिंग ईजीएम। ठीक है जी, 40% मेंबर्स ने रिक्वेजिशन डाली, 40%, 10% चाहिए होती है ईजीएम करने के लिए। द कंपनी फेल्ड टू कॉल दिस सेड मीटिंग, ठीक है जी, एंड हेंस रिक्वेजिशन हेल्ड द मीटिंग। ओके, तो 45 डेज में कंपनी ने नहीं करी, नेक्स्ट 45 डेज में मेंबर्स ने अपने आप कर ली। सिंस द एमडी डिड नॉट अलाउ द होल्डिंग ऑफ मीटिंग एट रजिस्टर्ड ऑफिस, उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर एमडी ने घुसने भी नहीं दिया, उसी को रिमूव करने के लिए मीटिंग करनी थी। वो ये थोड़ी कहेगा आओ जी ऑफिस में बैठो, तो उसने अंदर से ताला मार दिया। याद करो क्या ऐसा कोई केस हमने पढ़ा था? याद करो, क्या ये रेजोल्यूशन वैलिड है? अगर कंपनी के 40% मेंबर्स ने बोला हम ईजीएम करना चाहते हैं एमडी को रिमूव करने के लिए, लेकिन कंपनी ने ना वो ईजीएम करी, ना ही मेंबर्स को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर जगह दी खुद मीटिंग करने के लिए, तो उन्होंने कहीं और मीटिंग करी उस सिटी के अंदर, और कहता है उस केस के अंदर जो रेजोल्यूशन पास होगा क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। इसके अंदर अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या हमने केस पढ़ा था रत्नावेलु स्वामी, हमने केस पढ़ा था रत्नावेलु स्वामी वर्सेस मानिकवेलु। ये एक केस है जो मैंने लिखवाया था। इस केस के फैक्ट्स और जो केस यहाँ दिया हुआ है आर चेतियर वर्सेस एम चेतियर, इन दोनों के फैक्ट्स सेम है। लेकिन सर हम कौन सा केस का नाम लिखेंगे? आप दोनों नाम लिखेंगे, क्योंकि कुछ बात, जैसे फॉर एग्जांपल सुनिएगा, आपका स्टडी मटेरियल होता है जो आपकी इंस्टीट्यूट की बुक होती है, उसके अंदर रत्नावेलु स्वामी वर्सेस मानिकवेलु नहीं दिया होता, उसमें आर चेतियर वाला दिया होता है। लेकिन जो आपकी एमटीपीज होते हैं, सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, इन सब के अंदर जो इंस्टीट्यूट इशू करता है उसके अंदर रत्नावेलु स्वामी वाला दिया होता है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टू बी ऑन अ सेफर साइड दोनों केसेस को रेफर करना पड़ेगा। राइट जी, क्लियर है सबको? तो हम लोगों को केस स्टडी नंबर 6 भी समझ आ गई कि सर 1/10 ऑफ द मेंबर्स बोलते हैं तो कंपनी को ईजीएम करनी पड़ती है, और अगर 1/10 से कम है एनसीएलटी के पास भी जा सकते हैं, या एनसीएलटी सुओ मोटो ऑन इट्स ओन अपनी मर्जी से भी चाहे तो मीटिंग करने का ऑर्डर दे सकती है। अपनी मर्जी का मतलब क्या है? एनसीएलटी को सपने तो आने से रहे,
मतलब या तो उन्हें कोई मेंबर्स जाके बोलेंगे या डायरेक्टर्स जाके बोलेंगे। और सर उस केस के अंदर एनसीएलटी चाहे तो वो कॉन्सिक्वेंस या इंसिडेंटल जो ऑर्डर्स है वो भी दे सकता है कि कोरम कितने मेंबर्स का होगा और चेयरपर्सन कौन बनेगा। सर केस स्टडी नंबर 7 भी हमको अच्छी तरह समझ आ गई है। उसके अंदर हमें समझ आ गया कि 40% मेंबर्स ने, एक स्ट्रॉन्ग 40% काफी होते हैं, 40% मेंबर्स ने कंपनी को रिक्वेस्ट करी एमडी को रिमूव करने के लिए, ईजीएम करनी है। कंपनी ने खुद 45 डेज में करी नहीं, उन्होंने जब मेंबर्स ने कहा नेक्स्ट 45 डेज में हम करेंगे तो कंपनी ने उनको अंदर एंटर करने नहीं दिया। एनी हाउ उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर ईजीएम कर ली, उसको रिमूव कर दिया। क्या रिमूवल वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। और तो और इस मीटिंग का जो खर्चा पानी है वो भी सारा का सारा वो कंपनी से रीइंबर्स कराएंगे। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस सेड मीटिंग, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस सेड मीटिंग, इट इज वैलिड एंड रेजोल्यूशन पास, दोनों के दोनों वैलिड माने जाएंगे। द मीटिंग विद द रेजोल्यूशन रिमूविंग एमडी शैल बी वैलिड। राइट बच्चे, चलें जी आगे। अब देखिए, अब आते हैं हम केस स्टडी नंबर 8 पे। ये क्या कहती है देखिए, ये कहता है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रोविजंस। ठीक है जी, अभी देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, मतलब 3 अलग अलग केसेस है ये। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी रिफ्यूज टू कन्वीन ईजीएम ऑफ द मेंबर्स। मतलब मेंबर्स ने, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया ईजीएम करने से, इसका मतलब क्या है कि मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करी होगी। मतलब मेंबर्स ने ईजीएम करने की रिक्वेस्ट करी और बीओडी ने कहा हम नहीं करते ईजीएम, 45 डेज में हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? ऑन द ग्राउंड दैट रिक्विजिशंस हैव नॉट गिवन रीजंस फॉर द रेजोल्यूशन प्रपोज्ड। जी आप जो 1/10 मेंबर्स है वो कंपनी के पास गए, जाके कहते हैं ईजीएम करो, हम ये वाला रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, लेकिन रीजनिंग नहीं दी। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, एलआईसी ऑफ इंडिया का केस मैंने पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब मेंबर्स कंपनी को बोल रहे हैं कि मीटिंग करो, ईजीएम करो, तो वो रीजनिंग नहीं बता रहे हैं, तो कंपनी इस ग्राउंड पे मना नहीं कर सकती है। कंपनी इस केस में, आपको पता है जब भी स्पेशल बिजनेस होता है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है, ये भी एक स्पेशल बिजनेस है, ऑर्डिनरी तो है नहीं। तो मेंबर्स ने, जब 1/10 मेंबर्स ने कंपनी को बोला, कंपनी बाकी 90% मेंबर्स को भी तो नोटिस भेजती है ना, बताती है ना कि हाँ जी ऐसे ऐसे 1/10 मेंबर्स ये कह रहे हैं तो हमें मीटिंग करनी है। उस केस में भी कंपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देती, क्योंकि कंपनी को खुद को रीजनिंग नहीं पता होती, बिकॉज मेंबर्स आर नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज रीजनिंग। आई रिपीट, मेंबर्स आर नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज रीजनिंग। सर ये वाली चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? सर ये वाली चीज हमने केस में पढ़ी थी, एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस एस्कॉर्ट्स। एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला सेम केस, ये वाले फैक्ट्स हमने पढ़े हैं। तो हम लिखेंगे दैट द फैक्ट्स इन द गिवन क्वेश्चन आर सिमिलर टू द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। राइट जी, क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमें ये वाली बात समझ आ गई। अब देखिए आगे कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज टू कन्वीन ईजीएम। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें the board of directors refused to convene the EGM। थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है ज्यादा। The board of directors refused to convene EGM on the ground that the requisition have not been signed by the joint holders of the shares। बच्चे ध्यान से समझिएगा, आपको इतना पता है कि जॉइंट डीमैट अकाउंट होता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर्स हो सकते हैं, मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जो आज के टाइम में सिर्फ प्राइवेट कंपनी में होता है, पब्लिक कंपनीज में नहीं होता, उसके अंदर जॉइंट मेंबर्स मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जॉइंट शेयर होल्डर्स थे, तो जब 1/10 के साइन होने थे तो 1/10 के अंदर हम दोनों में से किसी एक ने साइन कर दिए, दोनों ने नहीं किए, तो कहता उस केस के अंदर क्या कंपनी रिजेक्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। याद रखिएगा बेटा प्लीज, ये देखिए ध्यान से, where 2 or more persons hold any shares or interest in a company jointly and it has been signed by one or some of them, मतलब एक या 4 में से 2, 4 में से 3, चारों ने नहीं किए, मतलब दो, मतलब जितने भी हैं उनमें से किसी एक ने किए या कुछ ने किए, सब ने नहीं किए। मान लो मैं, फादर, मदर और वाइफ, हम चारों के जॉइंट शेयर्स है हल्दीराम के अंदर, हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड में, हम चारों में से मैंने और फादर ने कर दिए, अकेले फादर ने कर दिए, तो कहता जी इट शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इट हैज बीन साइंड बाय ऑल ऑफ देम। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज नो राइट टू रिफ्यूज द कन्वीन द मीटिंग ऑन दिस ग्राउंड। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर कि इस केस में
जॉइंट मेंबर जो है सबके साइन होना जरूरी नहीं है, जॉइंट मेंबर्स में से किसी एक ने भी कर दिया तो वो भी वैलिड माना जाएगा। राइट बच्चे, सर ये वाली बात भी हमें अच्छी तरह समझ आ गई। अब देखिए क्या कहते हैं, अब यहां पर आगे क्या कह रहा है, एडजर्नमेंट ऑफ ईजीएम called upon the requisition of members on the ground that the quorum was not present। अब आपको पता है जब कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो ध्यान से समझिए ये क्या कह रहा है, एडजर्नमेंट ऑफ ईजीएम, ईजीएम को एडजर्न किया, कौन सी ईजीएम, जिसको मेंबर्स ने बुलाया था। यार आप लोग एक चीज बताओ ना, जब मेंबर्स मीटिंग बुलाते हैं एंड कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग एडजर्न होती है या डिसॉल्व या कैंसिल बोलते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सर डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई, कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम मीटिंग चली जाती है। लेकिन अगर मेंबर्स के कहने पे मीटिंग हो रही है और कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो सर वो मीटिंग एडजर्न नहीं होती, वो मीटिंग शैल बी स्टैंड कैंसिल्ड। राइट जी सर, देयरफॉर ये वाली मीटिंग का क्या होगा, दिस मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल। लेकिन आप एक चीज बताइए, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको एडजर्न भी करना चाह रहे हैं तो गलत थोड़ी करना चाह रहे हैं क्या। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, वैसे देखा जाए तो कैंसिल होती है, इसका मतलब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो एडजर्न कर रहे हैं तो इज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स और नॉट। लॉजिकली सोचो, क्या कंपनी लॉ कभी भी ऐसी कोई चीज मना करेगा जो मेंबर्स के भले के लिए है, सर कभी भी नहीं करेगा। प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करो, तो कहने का मतलब वैसे तो ये कैंसिल हो जानी चाहिए, इट शैल स्टैंड कैंसिल, लेकिन स्टिल अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडजर्न कर रहे हैं, ये आंसर आपके गिवन है सजेस्टेड गाइडलाइंस के अंदर, अगर मेंबर्स जो है वो मीटिंग, अगर डायरेक्टर्स मीटिंग एडजर्न कर रहे हैं तो कहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि लॉ ये कहता है कैंसिल कर रहे हैं तो मेंबर्स फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं कैंसिल मत करो, एडजर्न करो। डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से कैंसिलेशन की जगह एडजर्नमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो therefore the meeting shall stands cancelled and the stand taken by BOD to adjourn is proper in the given problem। ठीक है जी, याद रहेगा। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। लॉ कहता है कैंसिल कर दो, इसका मतलब है डायरेक्टर्स को दोबारा शेयर होल्डर्स अनजस्टिफाइडली या अनरीजनेबली प्रेशर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो खुद अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, बिकॉज लॉ जो है, अगर हम यहाँ देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो एक्शन लेना चाह रहे हैं, दोबारा से एडजर्न करना चाह रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ मेंबर्स। और कंपनी लॉ कभी भी ऐसी चीज को जो कंपनी मेंबर्स के भले के लिए कर रही है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कभी भी इसको मना नहीं करेगा। राइट जी, क्लियर है। सर व्हाट इज क्लास मीटिंग, सर क्लास मीटिंग की जब हम बात करते हैं हमको अच्छी तरह पता है, कई बार ऐसे रेजोल्यूशंस होते हैं कंपनी की मीटिंग के अंदर जिसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स या सारे डिबेंचर होल्डर्स या सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सबका इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं हो रहा, किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इफेक्ट होता है, तो हम उसको बुलाते हैं और उसको उनकी जब मीटिंग करते हैं, उनका जब अप्रूवल लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्लास मीटिंग। सर ये बात हम सबको पता है, ओनली मेंबर्स ऑफ द क्लास कंसर्न्ड मे अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग, सिंपल सी बात है, डन। इसके बाद कह रहा है सर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ वैलिड जनरल मीटिंग। सर वैलिड जनरल मीटिंग के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। अब यार आप एक चीज बताइए, जब ये वैलिड जनरल मीटिंग की बात कर रहा है, क्या हम लोगों को इतना याद नहीं है, मीटिंग बुलाना, मीटिंग करना और मीटिंग को कंक्लूड करना, तीनों चीजें वैलिड होनी चाहिए। मीटिंग बुलाने का मतलब क्या होता है सर, प्रॉपरली कन्वीन का मतलब क्या है सर, नोटिस प्रॉपर हो। नोटिस, आप एक चीज बताइए, बोर्ड मीटिंग का नोटिस प्रॉपर हो, नोटिस का मतलब क्या है, 21 क्लियर डेज पहले जाए। सर अगर स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। सर नोटिस जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूली अपॉइंटेड होने चाहिए, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर। राइट, इसके बाद कहता है सर प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड हो, कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, चेयरपर्सन प्रॉपर होना चाहिए सर, सर कोरम प्रॉपर होना चाहिए, और सर जब आर्टिकल्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कंप्लाई होना चाहिए। कुछ बच्चों को ये चीज याद आ रही होगी कि हाँ सर आपने पढ़ा रखी है कि नोटिस जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नोटिस फाइनल कर रहे हैं वो ड्यूली क्वालिफाइड होनी चाहिए, नोटिस जो है उसमें जो भी डेट टाइम वगैरह होता है सब ठीक होना चाहिए, स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, एंड सर जो नोटिस है वो प्रॉपरली सर्व हो जाना चाहिए 21 क्लियर डेज पहले, ये बात हमें पता है। नेक्स्ट पॉइंट सर, चेयरपर्सन, कोरम एंड आर्टिकल्स तीनों को कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोरम के अंदर लिखा हुआ है, मतलब लॉ में लिखा हुआ है कि 5000 से ज्यादा मेंबर्स है तो 30 लोगों का कोरम है, हमारे आर्टिकल्स में लिखा है 100, तो 100 वाली जो रेगुलेशन हमारे आर्टिकल्स में लिखी है हमें उससे कंप्लाई करना पड़ेगा। राइट बच्चे, क्लियर है ये बात सबको। और लास्ट में कह रहा है प्रॉपरली कंडक्टेड, इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है कि वोटिंग ढंग से हो जाए, रेजोल्यूशंस को कंसीडर ढंग से कर लिया जाए, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं, इधर देखिए, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो मैं यहाँ लिख रहा हूं BOD ड्यूली अपॉइंटेड
प्लस नोटिस के कंटेंट्स प्लस नोटिस का टाइम पीरियड, जिसको हम लेंथ ऑफ नोटिस भी बोलते हैं, 21 क्लियर डेज। यहां पर मैं बोलूं तो सर चेयरपर्सन की बात कर रहा है, सर चेयरपर्सन के साथ साथ ये कोरम की बात कर रहा है, और सर कोरम के साथ साथ ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑब्जर्व करने की बात कर रहा है। एंड सर प्रॉपरली कंडक्टेड का मतलब क्या है कि सर वोटिंग प्रॉपरली हो जाए, सर रेजोल्यूशंस का प्रॉपरली पता चल जाए पास हुए या नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, इसमें कहीं पर भी मिनट्स का जिक्र नहीं है। हम सबको पता है, याद रखिएगा, अगर कंपनी किसी मीटिंग के मिनट्स नहीं बनाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मीटिंग वैलिड नहीं है या उसका रेजोल्यूशन वैलिड नहीं है। वो बात और है कि मिनट्स इज दी प्राइमा फेसाई एविडेंस। अगर हम मिनट्स की बात करते हैं तो वो एविडेंस है कि हाँ जी मीटिंग हुई थी, लेकिन एट द सेम टाइम मिनट्स ना बनाना is not a reason to invalidate the resolutions passed in जनरल मीटिंग। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी शादी की वीडियो नहीं बनी या वीडियो खराब हो गई, फोटोग्राफर के आग लग गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो मिनट्स बनाना मीटिंग के बाद की फॉर्मेलिटी है, ना कि मीटिंग की फॉर्मेलिटी है। एम आई क्लियर विद दैट? क्लियर है जी? तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 केस स्टडीज को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग एक बार 6 to 10 को दोबारा से देख लेते हैं बच्चे। 6 हम लोगों को क्लियर है कि सर ईजीएम जो है कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर और 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी गारंटी वाली है या शेयर कैपिटल वाली है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी के 40% मेंबर्स रिमूव करना चाह रहे थे। एमडी को रिमूव करने के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट किया, कंपनी ने 45 डेज में इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। नेक्स्ट 45 डेज में मेंबर्स ने खुद मीटिंग करना चाहिए, कंपनी ने अंदर से ताला मार दिया, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंबर्स को नहीं आने दिया, जिसकी वजह से जो मेंबर्स है सर उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर मीटिंग करी, रेजोल्यूशन पास कर लिया, उसे रिमूव कर दिया। क्या ये वैलिड है? राइट। केस का नाम रत्ना वैल्यू स्वामी वर्सेस मनिक वैल्यू एंड आर चेतियर वर्सेस एम चेतियर। आगे आ गया कि सर कंपनी जो है, मेंबर्स ने बोला कि आप मीटिंग करो, कंपनी ने कहा कर देंगे, लेकिन ये बताओ क्यों कर रहे हो ये रेजोल्यूशन पास? मेंबर्स ने नहीं बताया। कंपनी के डायरेक्टर से बोला जब तक रीजन नहीं बताओगे तब तक हम मीटिंग नहीं करेंगे। क्या यहाँ पर रेफ्यूजल बाय कंपनी जस्टिफाइड है? नहीं है। LIC ऑफ इंडिया वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। आगे कहता है सर वो जो जॉइंट मेंबर्स है उसमें से जब मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कंपनी को 1/10, उसमें जॉइंट मेंबर्स में से किसी एक ने या फ्यू ने कर दी, सबने नहीं करी, वो भी कहता है वैलिड माना जाएगा। मीटिंग जब कोरम नहीं बनता, मेंबर्स के कहने पे मीटिंग हुई, कोरम नहीं बना तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर डायरेक्टर से एडजर्न कर रहे हैं तो दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स। तो इस केस में अगर हम बात करें, ये बात कोड में, लॉ में ऐसा नहीं लिखा कि वो एडजर्न कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन एज अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि सर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स ओनली। व्हाट इज क्लास मीटिंग? क्लियर है। पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स आते हैं, उन्हीं से रिलेटेड राइट्स इफेक्ट होते हैं और उन्हीं को वोटिंग पावर दी जाती है। सर रिक्वायरमेंट्स टू कंडक्ट अ वैलिड मीटिंग, सर बीओडी प्रॉपर्ली ड्यूली अपॉइंटेड हो, जो मीटिंग बुला रहे हैं, सर नोटिस सही हो, सर टाइम पीरियड लेंथ ऑफ नोटिस 21 क्लियर डेज हो, चेयरपर्सन कोरम आर्टिकल, सर वोटिंग ढंग से होगी और रेजोल्यूशन जो है वो ढंग से कंसीडर किए गए, वेदर पास्ड और नॉट। राइट जी? तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी 10 केस स्टडीज को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी की, केस स्टडी नंबर 11 की। क्या कह रही है? देव अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। देव एक डायरेक्टर है कंपनी में। Dev, a director in a company, gave in writing to the company that notice for any general meeting be sent to him at his address in India. Okay, वो तो वैसे भी इंडियन एड्रेस में ही जाता है। Only by registered mail and for which he had paid sufficient money. मतलब उसने कहा कि आप कोई भी बोर्ड मीटिंग होगी तो आप मुझे ऑर्डिनरी मेल से मत भेजना, आप मुझे रजिस्टर्ड, मतलब उसने बोला कि आप मुझे रजिस्टर्ड मेल से भेजना, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, RPAD, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, काइंड ऑफ कोरियर जहाँ पे रिसीव करने वाले के साइन होते हैं, खाली पैक के नहीं चले जाते, खाली ड्रॉप करके नहीं चले जाते चिट्ठी, बकायदा उसकी रिसीविंग भी ली जाती है। उसने कहा मुझे ऑर्डिनरी मेल मत करना, प्लीज आप मेरे को स्पेशल मेल करना, रजिस्टर्ड मेल करना, जिसमें मेरे से या रिसीवर से साइन कराया जाए। ठीक है जी? उसने उसके लिए कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। Dev did not receive the said notices and could not attend the meeting. कहता है जी कंपनी ने क्या किया? द कंपनी सेंड द नोटिसेस टू हिम बाय ऑर्डिनरी मेल। कंपनी ने फिर भी ऑर्डिनरी मेल से भेजा, जबकि उसने रिटर्न रिक्वेस्ट की थी और पैसे भी दिए थे।
और कहता है कंपनी ने ऑर्डिनरी मेल दी जिसकी वजह से वो तो इस इंप्रेशन में था जब भी नोटिस आएगा मैं या मेरी मदर या वाइफ कोई तो रिसीव करेगा, लेकिन ऐसा कोई नोटिस आया नहीं, ऑर्डिनरी मेल डाल के वो चला गया जो पोस्टमैन था। उस केस के अंदर कहता है उस वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, और कहता है जो प्रोसीडिंग्स है अब वो कहता है कि वो उसे चैलेंज करना चाह रहा है। आप बताइए क्या उसकी कंटेंशन वैलिड है? 100% वैलिड है सर। अगर उसने कंपनी को रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे इंडिया वाले एड्रेस पे ही, जो इंडिया वाला मेरा एड्रेस है उसी एड्रेस पे आप मेरे को रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, उसके लिए कंपनी को उसने एक्स्ट्रा चार्जेस भी दिए थे, तब भी कंपनी ने उसे ऑर्डिनरी मेल भेजा, तो यहाँ पर कंपनी का जो एक्शन है वो गलत है। राइट, क्लियर है? यहाँ पर आगे कहता है वुड योर आंसर विल बी सेम इन केस देव रिमेन्ड आउटसाइड इंडिया फॉर 2 मंथ्स। सर अगर वो आउटसाइड इंडिया होता 2 महीने के लिए, कंपनी तब भी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजती उसको इंडिया वाले एड्रेस पे, कंपनी उसको इंडिया के बाहर नोटिस सर्व करने के लिए बाउंड नहीं है। मतलब अगर वो इंडिया के बाहर होता तब भी कंपनी की ड्यूटी रजिस्टर्ड पोस्ट वाली थी, इसका मतलब कंपनी उसको इंडिया के बाहर नोटिस सर्व करने के लिए बाउंड नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, नोटिस जाएगा डायरेक्टर को। अगर इस केस में डायरेक्टर ने बोला हुआ कि रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा, बट कंपनी इज नॉट बाउंड टू सर्व नोटिस टू हिम आउटसाइड इंडिया, कंपनी उसके इंडिया वाले एड्रेस पे देगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ बड़ा मजेदार, सर अगर मान लो जो डायरेक्टर है उसने इंडिया में अपना कोई एड्रेस दिया ही नहीं हुआ कंपनी को, उसने कंपनी को कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो फिर कंपनी के सीएसओ आप, सीएओ या सीडब्ल्यूओ आप फंस गए। मतलब आप कंपनी के, आपको कंपनी ने ड्यूली ऑथराइज किया कि आप नोटिस भेजो सबको, लेकिन वो डायरेक्टर को आप कैसे नोटिस भेजोगे जनरल मीटिंग का या बोर्ड मीटिंग का, जब वो जो डायरेक्टर है बेचारा, उसको तो वो इंडिया के बाहर है या इंडिया में है फर्क ही नहीं पड़ता, उसने एड्रेस ही नहीं बताया हुआ अपना आपको, मतलब कंपनी को एड्रेस नहीं पता। ये मैंने रियलिटी में सिचुएशन फेस की थी, कंपनी को एड्रेस नहीं पता था डायरेक्टर का, कंपनी से नोटिस कहाँ भेजे, तो हमने क्या करा, आरओसी की वेबसाइट पे जाके हमने डायरेक्टर की डिटेल्स को चेक किया। डायरेक्टर ने जब डिन नंबर लिया होगा, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसने आरओसी को कोई एड्रेस तो दिया होगा, तो जो एमसीए की वेबसाइट पे एड्रेस है फिर उसी एड्रेस पे हम नोटिस भेज देंगे। याद रखिएगा ये बात, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कंपनी ने डायरेक्टर को नोटिस देना है और डायरेक्टर का कोई एड्रेस कंपनी के पास नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, एमसीए की वेबसाइट पे जो रजिस्टर्ड एड्रेस है डायरेक्टर का, जब उसने डिल लिया था तब उसने जो एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पे नोटिस भेज देगी। राइट, ठीक है जी। देव का कहना जो है वो बिल्कुल सही है सर, यस टेनेबल है, लेकिन कंपनी जो है वो बाउंड नहीं है उसको इंडिया के बाहर नोटिस भेजने के लिए। राइट, अब आ गया नेक्स्ट केस स्टडी, केस स्टडी नंबर 12, सेक्शन 101, नोटिस की बात कर रहा है। इसका मतलब ये भी लेंथ ऑफ नोटिस से रिलेटेड है। देखो, देव लिमिटेड इशूड अ नोटिस फॉर होल्डिंग इट्स एजीएम ऑन 7 नवंबर। एजीएम किस दिन हो रही है? 7 नवंबर को। राइट, नोटिस वॉज पोस्टेड टू द मेंबर्स ऑन 16th 10। इसका मतलब सर नोटिस कब जा रहा है? 16 को। इधर देखिएगा सर, नोटिस की डेट है 16th अक्टूबर और सर मीटिंग की डेट है 7 नवंबर। और सर इन दोनों ही डेट्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये बात हमको पता है कि इन दोनों ही डेट्स को हम काउंट नहीं करते हैं। इनके बीच में 21 डेज का गैप होना चाहिए, जिनको हम 21 क्लियर डेज बोलते हैं, ये बात हम सबको पता है। राइट, अब अगर हम बात करते हैं, इधर देखते हैं ध्यान से, 21 डेज का गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में। अच्छा, क्या इसके बाद हमें ये भी पता है कि 21 डेज के अलावा सर हम 2 दिन और लेते हैं, हम नोटिस के 2 दिन और लेते हैं, हम सबको ये बात पता है। राइट, 23 डेज हो जाते हैं टोटल, और अगर ईमेल के थ्रू भेजते हैं तो 22 डेज हो जाते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। सर 16 अक्टूबर वाला दिन हमने छोड़ दिया, 7 नवंबर वाला दिन भी छोड़ दिया, इसका मतलब नवंबर के कितने दिन रह गए बीच में? 6 दिन। और सर अक्टूबर के कितने रह गए? सर अक्टूबर के रह गए हमारे 31 डेज होते हैं, पहले 16 दिन छोड़ दिए, 16 अक्टूबर को गया ना, तो इसका मतलब 17 से लेके 31 तक कैलकुलेट करेंगे तो 15 दिन आते हैं। 15 डेज ऑफ अक्टूबर एंड 6 डेज ऑफ नवंबर, टोटल कितने दिन हो गए? 21 डेज, जिसमें से ये वाले 2 दिन हम माइनस करेंगे। ध्यान से सुन लो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लोगों को, बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर कैसे लिखते हैं सुनिएगा। 16 अक्टूबर हमने काउंट नहीं करनी, 7 नवंबर हमने काउंट नहीं करनी, बीच में कितने दिन आ गए? 21 डेज, 15 दिन अक्टूबर के आ गए एंड 6 दिन जो है वो नवंबर के आ गए, तो 15 और 6 21, 21 डेज आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए? 21 क्लियर डेज। तो बच्चे आंसर लिखते हैं कि 21 डेज आ रहा है जबकि 21 क्लियर डेज आना चाहिए, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। बच्चे ऐसा करते हैं। क्या ये आंसर लिखने का तरीका ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं इसमें 5 में से
ज्यादा से ज्यादा 2.5 या 3 नंबर दूंगा, 5 में से 5 नहीं दूंगा। क्यों सर? 21 डेज का नोटिस है, होना 21 क्लियर डेज का चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? इसकी जगह प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए सुनिए, हम लिखेंगे सर बीच में 21 डेज का गैप आ रहा है, जिसमें से 2 डेज हमें माइनस करने हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग के, राइट? तो ये आ गए 19 क्लियर डेज। तो हम ऐसे लिखेंगे अपने एग्जाम में, हम अपने एग्जाम में क्या लिखेंगे कि सर मीटिंग वाला दिन हम काउंट नहीं करते, नोटिस वाला भी काउंट नहीं करते, बीच में 21 डेज आ रहे हैं जिसमें से 48 आवर्स हम सेंडिंग रिसीविंग के हटा रहे हैं, तो 19 क्लियर डेज बने, जबकि बनने 21 क्लियर डेज चाहिए। जबकि बच्चे आंसर क्या लिखते हैं, 21 डेज बने, बनने 21 क्लियर डेज चाहिए। तो 21 क्लियर डेज होने चाहिए पर 21 डेज है, ये अच्छा आंसर नहीं है। आंसर क्या है सर? वो 21 डेज में से 2 दिन पहले काटो 48 आवर्स, फिर बोलो इंस्टेड ऑफ 21 क्लियर डेज इस केस में 19 क्लियर डेज है, इसलिए ये वैलिड नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से मैंने अपने आंसर को भी प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए हमने वर्कआउट किया, 21 क्लियर डेज चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 21 क्लियर डेज नहीं आ रहे, ओनली 19 क्लियर डेज आ रहे हैं। 21 क्लियर डेज नहीं आ रहे, ओनली 21 डेज आ रहे हैं, ये नहीं लिखना। क्या लिखना है? 21 क्लियर डेज नहीं आ रहे, उसमें से 48 आवर्स माइनस किए, 19 क्लियर डेज आ रहे हैं, तो इसलिए कहता है मीटिंग वैलिड नहीं है। आगे कह रहा है शॉर्टफॉल है तो कितने नंबर ऑफ डेज से है सर? 2 दिनों से शॉर्टफॉल है, राइट? अगर 2 दिन और होते बीच में तो मीटिंग का नोटिस वैलिड था। सर क्या ये शॉर्टफॉल कंडोन किया जा सकता है? अब एज ऑन डेट नहीं किया जा सकता। ध्यान से समझेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज ऑल ऑफ यू। अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या था, पहले एक लॉ होता था कि अगर आप कभी भी मीटिंग कर रहे हो शॉर्ट नोटिस पे तो आप कर सकते हो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग, लेकिन जितने मेंबर्स मीटिंग में आएंगे आप उनकी मीटिंग में आके कंसेंट ले लेना तो आप उसे कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। याद रखिएगा बेटा, इधर सुनिए ऑल ऑफ यू, जो मैं कह रहा हूँ सुनिए। अगर हमारी कंपनी मीटिंग करना चाहती है शॉर्टर नोटिस पे, अभी नोटिस भेजती है, कल एजीएम रख लो, क्या ये पॉसिबल है? पहले ऐसा पॉसिबल था, जितने मेंबर्स मीटिंग में आएंगे हम उनमें से 95% मेंबर्स की कंसेंट ले लेंगे। इसमें एक पारिक इंजीनियरिंग का केस भी था, लेकिन अब नए एक्ट में बेटा अमेंडमेंट आई है कि अब अगर आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग करना चाहते हो तो मेंबर्स की 95% मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, और वो भी मीटिंग बुला के उस मीटिंग में जितने आए हैं उनकी नहीं, प्रायर आपको उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर आप चाहते हो इस साल आप एजीएम कर रहे हो, आप चाहते हो अगले साल की एजीएम हम शॉर्टर नोटिस पे करेंगे, तो इसी साल आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा या उस एजीएम से पहले लेना पड़ेगा कह लो, लेकिन कोई भी मीटिंग बुला लो और उसके बाद जितने मेंबर्स आए उनका कंसेंट ले लो 95% का। अब ऐसा प्रोविजन नहीं है, अमेंडमेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है बच्चे? ये बात सबको याद रहेगा। तो क्या ये वाला शॉर्टफॉल कंडोन किया जा सकता है? सर अब कंडोन नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी आपको प्रायरली ही पूछना पड़ेगा, राइट? तो ये वाला जो आंसर है, अकॉर्डिंग टू दिस एन एजीएम कॉल्ड इट अ शॉर्टर नोटिस shall be valid if consent is given in writing or electronic mode by not less than 95% of the members entitled to vote at such meeting। ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? entitled to vote तो ठीक है, जितने लोग entitled हैं, बट बिफोर कॉलिंग मीटिंग उन 95% मेंबर्स का जो अप्रूवल चाहिए वो कब चाहिए? बिफोर कॉलिंग सच मीटिंग। उस मीटिंग में बुला लो। देखो ना यार, कंपनी के 1 लाख मेंबर्स है, कंपनी ने मीटिंग रखी, मीटिंग में आ गए मान लो 100 मेंबर, ठीक है, 100 में से 95 ने हाँ बोल दिया, ठीक है, लेकिन जो बाकी 99,900 नहीं आए वो बेचारे तो कलपते रह गए कि कंपनी ने इतने शॉर्ट नोटिस पे बोला, आज बोला कल मीटिंग है, मैं दिल्ली से बॉम्बे कैसे जाऊं? तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले कंपनी ऐसा करती थी कि मीटिंग बुला लेती थी और फिर वहीं पर कंसेंट ले लेती थी, पर अमेंडमेंट आई कि आपको कंसेंट एडवांस में लेनी पड़ेगी, राइट? आगे देखिए सेक्शन केस स्टडी नंबर 13, बहुत बहुत अच्छी केस स्टडी है बेटा, ये कई बार एग्जाम में आई हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, सुनिएगा ध्यान से। कंपनी सर्व द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉन इट्स मेंबर्स, ठीक है जी। नोटिस स्टेटेड दैट अ रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वुड बी कंसीडर्ड एट सच मीटिंग। जैसे ही मेरे को बोलता है रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल, तो मेरे दिमाग में सीधा क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है BR प्लस OR प्लस SH7। यार इतना तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि कंपनी को सर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड SH7 जो है वो ROC को जाता है विद इन 30 डेज फ्रॉम पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर ये बात तो ठीक है। इसके बाद कह रहा है शेयर होल्डर ने कंप्लेंट करी दैट द अमाउंट ऑफ द प्रपोज्ड
शेयर होल्डर्स ने कंप्लेंट करी दैट द अमाउंट ऑफ द प्रपोज्ड इंक्रीज वाज नॉट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, इज द नोटिस वैलिड? नो, नोटिस इज नॉट वैलिड। बड़े ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, प्लीज ऑल ऑफ यू सुनिए। जितने भी स्पेशल बिजनेसेस कंपनी कर रही है, कुछ स्पेशल पहली बात तो स्पेशल बिजनेस है, एडीडीए में तो आता नहीं है। जितने भी स्पेशल बिजनेसेस कंपनी करती है जिसमें अमाउंट आता है, कंपनी को वहां पर अमाउंट को जरूर बताना है, याद रखिएगा ये बात। जैसे कि कंपनी ने ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ानी है, भाई कितने से बढ़ानी है ये तो बताओ नोटिस के अंदर। कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स देने हैं एम्प्लॉइज को, भाई कितने के देने हैं ये तो बताओ। कंपनी ने मान लो फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करनी है लिमिट से ज्यादा, भाई उसका अमाउंट क्या है? तो कहने का मतलब ये हुआ इसकी लिमिट से ज्यादा, तो अमाउंट क्या है? तो जहां पर भी जिस भी स्पेशल बिजनेस में अमाउंट की बात आ जाती है, तो प्लीज याद रखिएगा कंपनी ने लिमिट से ज्यादा बोरोइंग्स करनी है, कंपनी ने लिमिट से ज्यादा लेंडिंग करनी है, इन सारे ही केसेस के अंदर अमाउंट की अपनी रेलेवेंस होती है। तो जब तक आप एक्सप्लेन, क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस है तो इसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो जाती है, तो अगर आप उसके अंदर अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करोगे तो याद रखिएगा वो नोटिस वैलिड नहीं है। क्योंकि वो नोटिस वैलिड नहीं है तो मीटिंग भी वैलिड नहीं है, मीटिंग वैलिड नहीं है तो वो रेजोल्यूशन भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपको 3-4 तरीके से पेपर में पूछ लेता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से पढ़ूं तो देखिए स्क्रीन पे, देखिए मेरे फेस को नहीं, इसको देखिए जो थ्योरी है। कंपनी सर्व द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉन इट्स मेंबर्स, द नोटिस स्टेटेड दैट अ रेजोल्यूशन टू इंक्रीज शेयर कैपिटल की जगह होता टू इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स to an employee would be considered. Shareholders complained that the amount of sweat equity shares was not specified. Yeah, amount of borrowing was not specified. Amount of lending was not specified. Amount of transaction with related party was not specified. तो जहां पर भी कंपनी स्पेशल बिजनेस कर रही है बेटा और वहां पर अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में और रेजोल्यूशन में, नोटिस में, मतलब जो रेजोल्यूशन नोटिस में ड्राफ्ट किया है, तो कहता है उस केस के अंदर वो नोटिस वैलिड नहीं है। क्योंकि नोटिस वैलिड नहीं है तो मीटिंग भी वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड हो जाएगा। द नोटिस इज देयरफॉर नॉट अ वैलिड नोटिस अंडर सेक्शन 102, क्योंकि अमाउंट एक मटेरियल फैक्ट है, वो मेंशन होना चाहिए था। राइट बच्चे, चलें जी आगे। अब देखिए क्या कह रहा है केस स्टडी नंबर 14। केस स्टडी नंबर 14 में कह रहा है who are entitled to get notice of the general meeting called by public limited company registered under Companies Act। सर मेंबर्स को नोटिस जाता है, डायरेक्टर्स को जाता है एंड ऑडिटर्स को जाता है। आई रिपीट, मेंबर, डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स, इन तीनों को जाता है। सर मेंबर, डायरेक्टर एंड ऑडिटर को जाता है, राइट। आगे कहता है does the non receipt of a notice of meeting by anyone entitled to such notice invalidate the meeting एंड द रेजोल्यूशन पास। एक बंदा जिसको नोटिस मिलना चाहिए था उसको नोटिस नहीं मिला, क्या मीटिंग इनवैलिडेट हो जाएगी? हम लोगों ने इसमें महाराजा का केस पढ़ा था, महाराजा एक्सपोर्ट्स का, अगर आपको याद हो कि अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है, मान लो नोटिस रास्ते में गुम हो गया, या गुम क्या हो गया, हमने गलती से भेजा ही नहीं, लेकिन ये एक्सीडेंटल ओमिशन है तो मीटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीटिंग इज वैलिड। लेकिन अगर सामने वाला प्रूफ कर दे कि ये इंटेंशनली कंपनी ने मुझे सेंड नहीं किया, ये तो डिपेंड करता है प्रूफ पे। देखो अगर कंपनी की गलत इंटेंशन थी तो फिर उस केस में ये मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन ये प्रूफ कौन करेगा? प्रूफ सामने वाला करेगा कि हमारी कंपनी की जो इंटेंशन है वो गलत थी। कंपनी अपनी तरफ से बोल रही है कि हमने सबको भेजा, गलती से इसको नहीं भेजा। तो अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है, याद रखिएगा बेटा, इधर मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, देखिए accidental omission or non-receipt of notice by member shall not invalidate the proceedings। लेकिन महाराजा एक्सपोर्ट्स में क्या बोला गया कि एक्सीडेंटल ओमिशन जो है, कहता है however omission to serve notice on a member on mistaken ground that he is not a shareholder cannot be said as an accidental omission। कहता है कंपनी ने उसको नोटिस नहीं भेजा, वो शेयर होल्डर था लेकिन फिर भी नहीं भेजा ये सोच के कि ये शेयर होल्डर नहीं है। कहता है नहीं, ये एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं है भाई। एक्सीडेंटल ओमिशन का मतलब है आपने उसे भेजा नहीं, आपको आपके पास रिकॉर्ड है, टिक किया हुआ है, आपने रिकॉर्ड है, टिक किया हुआ है। अमित वोरा नाम के 2 बंदे थे, आपको लगा एक ही है, आपने अमित वोरा को नोटिस भेजा। आज किसी वो लिस्ट, क्योंकि सीएस काम करता है वाले, सीएस के अंडर भी तो असिस्टेंट होते होंगे, यार अमित वोरा इसको तो भेज दिया था, उसने गलती से टिक कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि एक्सीडेंटल ओमिशन में ये वाला ग्राउंड नहीं आएगा कि ये शेयर होल्डर था हमें लगा नहीं है, ऐसा नहीं आएगा, कोई और आ सकता है
दो लोग असिस्ट कर रहे थे, एक को लगा इसने भेज दिया, दूसरे को लगा इसने भेज दिया, इस तरीके का जो ग्राउंड है वो एक्सीडेंटल ओमिशन माना जा सकता है। हालांकि आप ये नहीं भी लिखोगे अगर इस आंसर में, आप यहां से लेके यहां तक का लिखते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट, यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस एज वेल, राइट? क्लियर है बच्चे? देखो यहाँ पर क्या कह रहा था कि अगर नहीं मिला तो रेजोल्यूशन वैलिड नहीं होगा। व्हाट वुड बी योर आंसर अगर ओमिशन जो है वो एक्सीडेंटल है? एक्सीडेंटल है तो फिर वो वैलिड माना जाएगा। महाराजा एक्सपोर्ट्स का केस आपको बताना है, राइट? नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है सर? इसके अंदर कह रहा है आईयूएस लिमिटेड सर्व्ड अ नोटिस ऑफ अ जनरल मीटिंग अपॉन इट्स मेंबर्स। नोटिस स्टेटेड दैट रेजोल्यूशन टू इंक्रीज शेयर कैपिटल, सेम वही वाला आ गया 13 वाला ही ऊपर वाला, इंक्रीज शेयर कैपिटल, या इसकी जगह मैं यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दूं, यहाँ पर लोन वाला कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको भी, थोड़ा क्वेश्चन सेम भी नहीं होगा, अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अभी तो ये डिटो 13 की कॉपी हो गया। देखिए यहाँ पर द नोटिस स्टेटेड दैट अ रेजोल्यूशन टू resolution to borrow beyond the limit। आपको पता होना चाहिए जब कंपनी बोरोइंग करती है तो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी लगता है। कंपनी लिमिट से ज्यादा बोरो करती है तो उसके लिए सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी लगता है, जिसमें लिमिट से ज्यादा बोरो करने के लिए शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो iOS Limited served a notice of a general meeting upon its members. The notice stated that a resolution to borrow beyond the limit would be considered at the meeting. Member complains in the company to the company that the amount of the proposed borrowing, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? The amount of the proposed borrowing। मैं चाहता तो बेटा इस क्वेश्चन को सेम एज अबव कह के खत्म कर सकता था, पर हम इस क्वेश्चन को नया बना रहे हैं, राइट? That the amount of the proposed borrowing was not specified in the notice. In the light of provision, examine the validity। सर नोटिस डायरेक्टर मेंबर केएमपी सबको जाएगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी। ऑब्जेक्शन ऑफ द मेंबर इज वैलिड सिंस द डिटेल्स अबाउट, देखो अगेन यहाँ पर कह रहा है स्पेशल बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस में मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आगे कह रहा है thus the objection of the member is valid since the details about the amount is material fact with reference to proposed to share capital की जगह फिर यहाँ पे आ जाएगा with reference to the proposed borrowing beyond limit, with reference to the proposed borrowing beyond limit। तो सर कंपनी ने लिमिट से ज्यादा बोरो करना था, लेकिन कितना बोरो करना था वो अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया। सर बोरोइंग हो, लेंडिंग हो, या आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ानी हो, या कंपनी ने बायबैक कर लेते शेयर्स, या कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर लेते, इन सारी ही चीजों में अमाउंट मटेरियल फैक्ट होता है और आपको वो अमाउंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर जरूर बताना पड़ता है। एम आई क्लियर विद दिस? समझ आ गई बच्चे? तो अगर यहाँ पर हम इन पांचों केस स्टडीज को 11 से लेके 15 को हम लोग 5-5 केस स्टडीज को रिवाइज करते हैं, राइट? तो अगर 11 to 15 को रिवाइज करें तो सर यहाँ पे हमें समझ आ गई कि देव नाम का एक बंदा था, डायरेक्टर था कंपनी का, उसने कहा था कि मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजिएगा, कंपनी ने फिर भी ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजा। क्या वो ऑब्जेक्शन कर सकता है और मीटिंग वॉइड हो सकती है? यस, हो सकती है। सर अगर वो इंडिया के बाहर होता तो इवन देन कंपनी इंडिया वाले एड्रेस पे तो रजिस्टर्ड पोस्ट पे ही भेजेगी, इंडिया के बाहर वो बाउंड नहीं है, ठीक है जी। अच्छा सर अगर उसके पास कंपनी के पास कोई एड्रेस ही ना होता तो कंपनी आरओसी के रिकॉर्ड से एमसीए की वेबसाइट से निकालती, जब उसने डील लिया होगा तो उस टाइम पर कंपनी ने उस टाइम पर डायरेक्टर ने आरओसी को जरूर कोई ना कोई एड्रेस दिया होगा। सर केस स्टडी नंबर 12 बहुत सिंपल है सर, जिस दिन नोटिस गया और जिस दिन मीटिंग होनी है उन दोनों डेज को हमने काउंट नहीं किया, उनके बीच में 21 क्लियर डेज होने चाहिए, मतलब 23 डेज। सर उनके अंदर बच रहे थे 48 आवर्स, हमने काट दिए, 21 डेज बच रहे थे, 48 आवर्स काट दिए तो 19 क्लियर डेज हुए। तो क्या कंपनी इसे कंडोन करा सकती है? सर पहले करा सकती थी, लेकिन अब क्या होता है मीटिंग बुलाने से पहले ही आपको 95% मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। पारिक इंजीनियरिंग का केस अब अप्लाई नहीं होता।
केस स्टडी नंबर 13 एंड 15 हमें अच्छी तरह क्लियर है, जब भी कोई स्पेशल बिजनेस हो रहा है उसकी नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी। स्पेशल बिजनेस में अगर अमाउंट रेलेवेंट है, चाहे वो लेंडिंग हो, बोरोइंग हो, इन्वेस्टिंग हो, चाहे वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो, स्वेट इक्विटी शेयर हो, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हो, जो भी चीज जिसमें अमाउंट रेलेवेंट है, बायबैक हो, उस केस में कहता है सर अगर अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं होगा नोटिस में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, तो वो नोटिस वैलिड नहीं है। नोटिस वैलिड नहीं है तो मीटिंग वैलिड नहीं है, मीटिंग वैलिड नहीं है तो रेजोल्यूशन भी वैलिड नहीं माना जाएगा। एक्सीडेंटल ओमिशन वाला हमें क्लियर हो गया। महाराजा एक्सपोर्ट्स वर्सेस अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राइट बच्चे। तो यहां तक हम लोगों ने अपनी 15 केस स्टडीज को कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं अपनी केस स्टडी नंबर 16 की। ये क्या कह रहा है सर? सर ये कह रहा है कलर बर्ड कंपनी लिमिटेड सर्व द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉन इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। कलर बर्ड कंपनी लिमिटेड है जिसने अपने मेंबर्स को नोटिस भेजा है। नोटिस स्टेटेड दैट द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स वुड बी कंसीडर्ड एट सच मीटिंग, ठीक है जी। स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। मिस्टर आनंद द शेयर होल्डर of the color bond company complains that the issue of sweat equity shares was not specified fully in the notice। वही वाली बात आ गई, सेम अमाउंट वाला क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि जी कभी भी कोई भी ऐसा स्पेशल बिजनेस आप कर रहे हो जिसमें अमाउंट रेलेवेंट है, जिसमें अमाउंट की बहुत ज्यादा, यू कैन से अमाउंट मटेरियल फैक्ट है या रेलेवेंट है, और अगर आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अमाउंट ही नहीं दिया तो फिर वो जो शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्शन है वो वैलिड है, नोटिस जो है वो इनवैलिड है, इसलिए मीटिंग और रेजोल्यूशन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, राइट। सेम क्वेश्चन है बच्चे, आता है हम सबको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वही क्लियर डेज वाला है। अल शेल बजर लिमिटेड, राइट। कोई ऐसा लग रहा है जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई दुकान है या कोई कंपनी है। कॉल्ड इट्स एजीएम ऑन 7th अप्रैल, 7th अप्रैल को एजीएम है, 16 मार्च को नोटिस गया। फिर वही वाली बात आ गई, देखिए जो अक्टूबर और नवंबर या सितंबर, मतलब नोटिस वाला 21 क्लियर डेज वाला, 7 तारीख को काउंट नहीं करेंगे, 16 तारीख को भी काउंट नहीं करेंगे। मार्च में होते हैं टोटल मिला के 31 डेज, जिसमें से 16 गए, 15 मार्च के रह गए, 6 दिन अप्रैल के रह गए, 7वें को काउंट नहीं करेंगे तो 15 दिन मार्च के, 6 दिन अप्रैल के, 21 डेज। 21 डेज में 48 आवर्स बाय पोस्ट की माइनस करेंगे तो आ गया 19 क्लियर डेज। सेम वही चीज देखो यहाँ पर गिवन है जो मैंने आपको बताई, राइट। तो क्या इसको रेटिफाई किया जा सकता है? अब नहीं किया जा सकता, सेम वही वाली चीज आपको पहले कराना पड़ेगा, क्योंकि पारिक इंजीनियरिंग का केस अब एप्लीकेबल नहीं होता। अब मीटिंग बुला लो, बाद में मेंबर से अप्रूवल ले लेंगे, नहीं। मतलब ये वाला क्वेश्चन सेम ऊपर वाला ही है, बस डेट्स चेंज है। या तो ये वाला क्वेश्चन हमें बार बार अक्टूबर नवंबर के हिसाब से आता है, या हमें मार्च और अप्रैल के हिसाब से दिया जाता है, राइट बच्चे। मतलब केस स्टडी नंबर 16 एंड 17 कोई नई केस स्टडीज नहीं है, ऊपर वाली से ही रिलेटेड है, सिमिलर नेचर की है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। केस स्टडी 18, सर ये इतना बड़ा पिंक ये क्या है? इसका मतलब है ये कोई ऐसी केस स्टडी है जो पहले होती थी, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह आई जिसकी वजह से अब ये केस स्टडी एप्लीकेबल नहीं होती, लॉ ही चेंज हो गया है, इसलिए मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूं। अब हम आते हैं केस स्टडी नंबर 19 पे, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है मिस्टर दीप सेक्रेटरी ऑफ एरो लिमिटेड, ठीक है जी, कॉल्ड एन ईजीएम ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो सीएस है कंपनी का, उसने मीटिंग बुलाई ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सम मेंबर्स, ठीक है जी। मेंबर्स ने बोला, उसने मीटिंग बुलाई। मिस्टर दीप सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इशूड द नोटिस ऑफ द मीटिंग विदाउट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आप एक चीज समझिए, अगर यहाँ पर सम मेंबर्स की बात करें तो सर यहाँ पर सब मेंबर्स कौन से हैं ये तो कुछ गिवन ही नहीं है। ये बोर्ड मेंबर्स की बात कर रहा है या कंपनी के मेंबर्स की बात कर रहा है, 1/10 की बात कर रहा है, या कुछ गिवन नहीं है। बट एनी हाउ यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में नहीं है, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है कि भाई उसने विदाउट अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग बुला ली। अब बताइए क्या होगा। आप एक चीज सुनिए, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा अगर मैं चेंज करूं तो इस तरीके से भी हमारे एग्जाम में आ जाता है कि सर एक कंपनी है, उस कंपनी का जो एमडी है, जो मालिक है, आप रिलायंस में सीएसओ मुकेश अंबानी साहब ने आपको कैबिन में बुलाया और मुकेश अंबानी साहब ने बोला कि एक ईजीएम रखो कंपनी की। आपने उनके कहने पे सबको नोटिस भेज दिया, लेकिन आप बताओ ईजीएम एमडी के कहने पे होती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बीआर पास होता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बीआर पास होता है। अब लेकिन मुकेश अंबानी साहब ने बोला
तो आपने सबको नोटिस भेज दिया, डायरेक्टर्स को भी भेज दिया। डायरेक्टर्स को पता चला कि हमारी कंपनी ईजीएम कर रही है, डायरेक्टर्स को बड़ा बुरा लगा कि यार हम होते हैं डिसाइड करने वाले कि होगी मीटिंग या नहीं होगी, हमसे तो कोई बीआर वगैरह पास ही नहीं किया। तो कहता है आप बताइए क्या ये वाली मीटिंग या नोटिस वैलिड है, क्या इसका नोटिस वैलिड है, क्या ये मीटिंग वैलिड है, और क्या रेजोल्यूशन पास होंगे वो वैलिड और इफेक्टिव होंगे। कहता जी बात बड़ी सिंपल सी है, एमडी अकेला या सेक्रेटरी अकेला, सीएस अकेला कोई नहीं होता मीटिंग कॉल करने वाला। मीटिंग हमेशा कॉल होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीआर से, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कलेक्टिवली दे आर ऑथराइज्ड टू कॉल ईजीएम। इस केस में क्या हुआ, अकेले बुला ली। अब दो ही बातें होगी, या तो ईजीएम की जो डेट है उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाइए और उनसे रैटिफाई करवाइए, एक्सेप्ट कराइए कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ही ये मीटिंग होगी। अदरवाइज अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ईजीएम की डेट से पहले रैटिफिकेशन नहीं की, एक्सेप्टेंस नहीं की, तो फिर ये मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। राइट बच्चे, इसमें दो केसेस का नाम आपको जरूर देना है, बिल्कुल देना है। एक आपने ये हुपर के केस का नाम देना है और एक अल अमीन का केस। अल अमीन एंड हुपर वर्सेस स्टुअर्ट, इन दोनों का नाम आपने जरूर देना है। ज्यादातर किताबों में अल अमीन सीट्रेंस लिमिटेड वर्सेस ओनर्स एंड पार्टी, इस तरीके से ये वाला जो केस है पहले वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आपको रेफरेंस देने के लिए। बाकी कई लोग जो है वो लॉयल बर्ड का केस भी दे देते हैं, लेकिन ये जो मेन केस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मेन केस है जो एग्जामिनर्स के मुंह पे चढ़ा होता है वो है अल अमीन सीट्रेंस का केस। तो सर ये बिल्कुल याद रहेगा, देख लेते हैं एक बार। ये तो केस का नाम हो गया, एक बार फैक्ट्स को भी देख लें। The notice of the meeting may be ratified by the board of the directors before the meeting is held to make it good, right? So therefore, the notice issued by Mr. Deep may be ratified by the board to make it valid. But such ratification has to be made before convening the EGM. EGM जिस दिन हो रही है उससे पहले EGM कर ली, बाद में BOD से रेटिफाई करा लिया, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या, हमें इस क्वेश्चन का पूरा कंक्लूजन समझ आया सर, अच्छी तरह दिमाग में बैठ गया सर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एमडी अकेला या सीएस अकेला या कोई भी एक बंदा अकेला डिसीजन ले लेता है मीटिंग करने का, बीओडी को बताता ही नहीं, ईजीएम का नोटिस भेज देता है, तो ये गलत है। बीओडी इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वीन टू कॉल ईजीएम। इस केस में अगर बीओडी को आपने नहीं पूछा था तो मीटिंग से पहले पूछ लो, अगर वो अप्रूवल देते हैं तो ही मीटिंग होगी, वरना नहीं होगी। राइट जी, क्लियर है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। रेफरिंग टू दी प्रोविजंस, केस स्टडी नंबर 20। आई होप आप लोगों को सारी की सारी केस स्टडी समझ आ रही होगी बेटा। ये वाली जो केस स्टडी की मेरी बुक है, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, आपके स्कैनर में जितनी भी, स्कैनर तो आप लोग वर्ड बोलते हो, मैं तो बोलता हूँ पास्ट ईयर एग्जाम में जितने भी केस स्टडीज है वो सबकी सब केस स्टडीज को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट द मैटर्स रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी बिजनेसेस which may be transacted at AGM। बड़ा सिंपल है यार, AGM में ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होते हैं, ADDA। ये बात तो बड़ी सिंपल सी है सर। पहला हम कंसीडरेशन या अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स कह लेते हैं, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट कह लेते हैं, जो मर्जी कह लो, तो ये 4 काम होते हैं, तो हमें पता ही है। What kind of resolutions need to be passed to transact ordinary business? सर ये जो 4 काम होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, इन चारों कामों के लिए हमें OR चाहिए होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से आधे से ज्यादा का अप्रूवल चाहिए होता है, तो ऑर्डिनरी बिजनेसेस रिक्वायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये बात तो बड़ी सिंपल है, जग जाहिर है कि एजीएम में जो 4 काम होते हैं उन्हें हम ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं, और उन चारों के लिए हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, मतलब मोर देन 50% मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। आगे कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ लेते हैं। What kind of resolutions need to be passed for special businesses? अगर AGM में स्पेशल बिजनेस करना है उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? सर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। इसमें हमें ये ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इसमें अगर मैं इनडायरेक्टली बोलना चाहूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बोलेंगे कि ऑर्डिनरी बिजनेस, इसमें 4 वर्ड आ रहे हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि वो जो 4 काम मीटिंग में होते हैं ADDA, सर उन चारों कामों को ऑर्डिनरी बिजनेस बोला जाता है, और उन चारों कामों के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होता है माने आधे से ज्यादा मेंबर्स का अप्रूवल दोज हु आर प्रेजेंट इन मीटिंग। राइट, ये बात तो क्लियर है। इसके बाद आगे कहता है कि सर इन चारों के अलावा हम कोई और काम करते हैं तो उसे स्पेशल बिजनेस बोलते हैं। क्या स्पेशल बिजनेस के लिए जैसे ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए? यस। क्या स्पेशल बिजनेस के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? नहीं सर, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है।
स्पेशल बिजनेस में तो डिपेंड करता है हमें क्या चाहिए। कुछ स्पेशल बिजनेसेस खाली बीआर से हो जाते हैं, कुछ स्पेशल बिजनेसेस ओआर से होते हैं, कुछ स्पेशल बिजनेसेस एसआर से होते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग ओआर तो इसका मतलब है बीआर प्लस ओआर, व्हेन आई एम सेइंग एसआर तो बीआर प्लस एसआर, बीआर तो होगा ही होगा ना, ये तो इंप्लाइड है। सर ऐसा स्पेशल बिजनेस जो बीआर से ही हो जाता है, एक एग्जांपल दो। कंपनी ने बोरोइंग करनी है विद इन द लिमिट, कंपनी ने लेंडिंग करनी है विद इन द लिमिट, कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर्स करने हैं विद इन द लिमिट, तो ये सारी चीजें स्पेशल बिजनेस है, उन चारों के अलावा है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, खाली बीआर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बोरोइंग विद इन द लिमिट है, लेंडिंग विद इन द लिमिट है, बायबैक विद इन द लिमिट है, या शेयर कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है विद इन द लोकल लिमिट्स, उसके लिए भी बीआर चाहिए। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। सर बीआर प्लस हुआ, सर मान लो कंपनी ने इंक्रीज कर दिया ऑथराइज शेयर कैपिटल, सर इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्या ये उन चारों कामों में आता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना क्या उन चारों कामों में आता है? नहीं सर, ये तो स्पेशल बिजनेस है। ना तो ये अकाउंट्स है, ना डिविडेंड है, ना डायरेक्टर है, ना ऑडिटर है, तो ये स्पेशल बिजनेस है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, बीआर प्लस ओआर। इसके लिए भी एसआर नहीं चाहिए। सर बीआर प्लस एसआर, सर लिमिट से ज्यादा बोरो करना हो, लिमिट से ज्यादा लेंड करना हो, सर लिमिट से ज्यादा अगर हम बात करते हैं बायबैक करना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, एसआर। सर रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करना है, उसके लिए क्या चाहिए, एसआर। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, उन चारों कामों के, भाई कंपनी लॉ में 200 काम है, 200 में से 4 ही तो ऑर्डिनरी है, उसके अलावा 196 कौन से मान लो स्पेशल। वो 196 जो स्पेशल है, क्या सबके लिए ऐसा चाहिए? ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन दी, अगर हम बोले तो डिग्री ऑफ मैटर, वो मैटर कितना रेलेवेंट है, कितना ज्यादा बड़ा है। छोटा मैटर होगा तो बीआर से पास होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो ओआर से पास होगा, और बड़ा होगा तो एसआर से पास होगा। राइट बच्चे, क्लियर है जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी 20th तक केस स्टडीज कर ली। एक बार हम अपनी 16 ऑनवर्ड्स रिवाइज कर ले। सर 16 हमें समझ आ गई है, वही वाली स्वेट इक्विटी शेयर्स वाली हो, चाहे वो बायबैक वाली हो, चाहे वो ऑथराइज शेयर कैपिटल वाली बनाने वाली हो, चाहे वो सर बोरोइंग की हो, लेंडिंग की हो, कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन जिसमें मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए और अमाउंट मटेरियल, अगर आप अमाउंट मेंशन नहीं करोगे तो वो नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा। 17 हमें क्लियर है कि सर मीटिंग वाला दिन हम नहीं काउंट करते, सर नोटिस वाला दिन भी काउंट नहीं करते, उसके बीच में 21 डेज होते हैं, 48 आवर्स बाय पोस्ट होता है, 23 डेज होने चाहिए। अगर 22 है, 22 डेज आ रहे हैं, 48 आवर्स माइनस करेंगे, बोलेंगे 20 क्लियर डेज है, होने कितने चाहिए, 21। बीच में 21 डेज आ रहे हैं, 2 दिन माइनस कर दिए, 19 क्लियर डेज है, मतलब होने 21 क्लियर डेज चाहिए। वो बात हमें क्लियर हो गई। सर ये वाला भी समझ आ गया, अगर डायरेक्टर या एमडी अकेला ईजीएम कॉल कर लेता है, तो जब तक ईजीएम की जो डेट है उस डेट से पहले अगर डायरेक्टर से रेटिफाई नहीं कराया जाता तो फिर वो मीटिंग या नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा। अल अमीन सीटर्स का जो केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया ऑर्डिनरी बिजनेसेस 4 होते हैं, एडीडीए ऑर्डिनरी बिजनेसेस रिक्वायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ये बात तो सही है, लेकिन स्पेशल बिजनेसेस रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली, ये बात सही नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द ट्रांजैक्शन कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट या बड़ा मैटर है। छोटा सा मैटर है बीआर से हो जाएगा, बड़ा मैटर है ओआर से होगा, और बड़ा मैटर है तो एसआर से पास होगा। राइट बच्चे, क्लियर है जी। चले आगे। अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं अपनी केस स्टडी नंबर 21 की। ये क्या कह रहा है, कह रहा है सर एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट। सर वैसे अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए, ये तो या सेक्शन 2 क्लॉज 40 में पढ़ाया जाता है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो चैप्टर है हमारा अकाउंट्स चैप्टर, उसके अंदर आना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन हम लोग जनरल मीटिंग चैप्टर में भी पढ़ा देते हैं। व्हाई? बिकॉज जनरल मीटिंग के अंदर बेटा जो एजीएम होती है उसमें पहला काम क्या होता है, अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स बोलते हैं। एक्चुअल लॉ की लैंग्वेज क्या है, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। तो सर जब एजीएम में पहला काम ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा, अप्रूव कराया जाएगा या अडॉप्ट कराया जाएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबको पता है बैलेंस शीट होती है, पीएनएल होती है, लेकिन अगर कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है तो उसका तो पीएनएल नहीं होगा, तो उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। सर इसके अलावा चेंजेस इन इक्विटी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। पर हमें पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ कंपनीज को बनाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि ओपीसी 1% कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी जो इनएक्टिव या स्लीपिंग कंपनी है, स्मॉल कंपनी या स्टार्टअप कंपनी। याद रहेगा, और कौन सी स्टार्टअप कंपनी, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी। तो मैंने 4 कंपनीज बोली, दोबारा से सुनते हैं इसका आंसर। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40 में सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है बैलेंस शीट, पीएनएल, और कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है तो पीएनएल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है। सर इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी।
सर कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किस कंपनी को नहीं देनी पड़ती, ओपीसी को, स्मॉल कंपनी को, डॉर्मेंट कंपनी को, या स्टार्टअप कंपनी जो कि प्राइवेट है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो 2015 में मोदी गवर्नमेंट लाई थी, और स्टार्टअप कंपनी को पहले बेनिफिट मिलता था 5 साल के लिए, और अब स्टार्टअप कंपनी के बेनिफिट 10 सालों के लिए हो गए हैं। प्लीज आप उसे याद रखिएगा, राइट। तो देखिए बैलेंस शीट, पीएनएल, और अगर कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, या एक्सप्लेनेटरी नोट। एक्सप्लेनेटरी नोट का मतलब वर्किंग नोट्स की बात कर रहे हैं, राइट। और साथ में कह रहा है ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट या प्राइवेट स्टार्टअप जो है, इट मे नॉट इंक्लूड सीएफएस, इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। या तो ये काम ही नहीं कर रही है, या इतनी छोटी कंपनीज है कि इनके पास कुछ खास कैश नहीं आता, तो इन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट बच्चे। चले आगे, अब देखिए स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कोरम। ओके, कोरम क्या होता है, ये बात तो हमें पता है कि सर कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कन्वीन मीटिंग। मीटिंग में कम से कम इतने मेंबर्स आएंगे तो ही मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, सर उसको हम बोलते हैं कोरम। सर जब हम कोरम की बात करते हैं तो कोरम की डेफिनेशन सेक्शन 2 में गिवन नहीं है, लेकिन सेक्शन 103 कोरम के बारे में सारी चीजें बताता है। व्हेन डज कोरम बी कंसीडर्ड इमैटेरियल, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में 500 मेंबर्स हैं। सर 500 मेंबर्स हैं तो हमारी कंपनी का कोरम होता है मीटिंग का मिनिमम 5। कहता है कब ये 5 की भी जरूरत नहीं है, सर ये तब होता है जब एनसीएलटी ने मीटिंग बुलाई है। जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मीटिंग बोली है तो एक बंदा भी वैलिड कोरम माना जाता है। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा, सर इफ वन पर्सन, ये बात समझ आ गई ना एनसीएलटी वाली के सर मिनिमम कोरम कब इमैटेरियल हो जाता है, कह रहे हैं मतलब कब ऐसा होता है कि मिनिमम कोरम नहीं है तब भी मीटिंग होगी, जब एनसीएलटी ने बुलाई है, या वन पर्सन इज होल्डिंग ऑल शेयर्स ऑफ क्लास। कंपनी ने क्लास मीटिंग बुलाई, कंपनी ने क्लास मीटिंग बुलाई से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, और मैं अकेला प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं जिसके पास सारे शेयर्स हैं, मेरे पास अकेले के पास सारे शेयर्स हैं, तो मैं अकेला ही तो आऊंगा। कोरम चाहे 5 का है लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक ही है बंदा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई तो वो अकेला ही आएगा, तो वो वैलिड कोरम माना जाएगा। तो एनसीएलटी के बुलाने पे या वन पर्सन इज होल्डिंग ऑल द शेयर्स ऑफ अ क्लास और क्लास मीटिंग हुई तो वो अकेला ही आएगा। या तीसरा केस आपको याद है, अगर एडजर्न्ड मीटिंग हुई ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, एडजर्न्ड मीटिंग ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, कुछ याद आ रहा है कि पहली बार अगर कोरम नहीं बनता तो मीटिंग एडजर्न्ड हो जाती है, और सर अगर दूसरी बार भी नहीं बनता तो एडजर्न नहीं होती, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है वो वैलिड कोरम माना जाता है। तो ये 3 केसेस ऐसे हैं जहां कोरम की रिक्वायरमेंट चाहे हमारी 5, 15 या 30 की है। हमें पता है पब्लिक कंपनी में 5, 15, 30 एंड प्राइवेट में मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कहता है ये 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर मिनिमम की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, फिर भी वैलिड कोरम माना जाएगा, मीटिंग हो जाएगी, राइट बच्चे। क्लियर है सबको। और हम सबको अच्छी तरह बताया कि कोरम में मेंबर काउंट होगा, कोरम के अंदर सर रिप्रेजेंटेटिव काउंट होगा, सर कोरम के अंदर जो प्रॉक्सी है वो काउंट नहीं होगा। ये बात हम सबको पता है अच्छी तरह। देखते हैं आगे। लो ऐसा सा केस आ ही गया। केस स्टडी नंबर 23 को देखते हैं एक बार क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सर दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ रेड टैप लिमिटेड, रेड टेप का टैप कर दिया, रिक्वायर पर्सनल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर्स टू कॉन्स्टिट्यूट कोरम। सर आर्टिकल्स में लिखा है 7 लोगों का कोरम होना चाहिए। अब कहता है ये लोग प्रेजेंट है, बताइए मीटिंग वैलिड है कि नहीं है। अभी देखते हैं इस पे, अभी देख लेते हैं जी। सर डेविड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर ऑफ एमपी, रिप्रेजेंटेटिव है सर, हम इसको काउंट करेंगे 1। राधा एंड सोना शेयर होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम काउंट करेंगे। सर आप एक चीज बताइए, हम बात कर रहे हैं कोरम की, कोरम का मतलब होता है मेंबर्स, कौन से मेंबर्स जिनको जो प्रेजेंट है, जिनको दोज हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट देयर बाय। याद रखिएगा कोरम में कौन से मेंबर्स को काउंट करते हैं, मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट देयर बाय, बट ये वोट करने के लिए नहीं है, इनको काउंट नहीं करेंगे। मनीषा रिप्रेजेंटिंग सेलो एंड मिल्टन लिमिटेड, मनीषा 2 कंपनीज की रिप्रेजेंटेटिव बन के आई है, इसे काउंट करेंगे। गौरव, अदिति, गुरवीर एंड नितिका, गौरव, अदिति, गुरवीर, नितिका प्रॉक्सीज है, इनको भी हम काउंट नहीं करेंगे, राइट बच्चे। क्लियर है ये बात, हमें याद रहेगा। तो इसका मतलब टोटल हम बात करें तो हमें चाहिए थे 7 मेंबर्स, जबकि है कितने 3 मेंबर्स, तो सर ये वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है मीटिंग के अंदर कोरम में कौन से मेंबर्स को काउंट किया जाता है, सर उन मेंबर्स को काउंट किया जाता है
जो मेंबर्स मीटिंग में आने के लिए एंटाइटल्ड है प्लस वोट देयर बाय। तो याद रखिएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कोरम में काउंट नहीं किया जाता अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी मीटिंग ना हो जिसमें उनका वोटिंग भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल तक हमने डिविडेंड नहीं दिया, फिर उन्हें वोटिंग राइट मिल जाता है तो वो कोरम में भी काउंट होंगे। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है अगर कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रही है, मर्जर अमालगमेशन कर रही है, वाइंड अप कर रही है, तो वहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी कंसेंट चाहिए होती है, तो उस केस में भी वो कोरम में काउंट हो जाएंगे। राइट, तो सर ये पूरी बात हमको समझ आ गई कि वैलिड कोरम नहीं है। राइट जी, अब देखिए, अब आते हैं हम केस स्टडी नंबर 24 पे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दीपक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड हैज ओनली 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, कंपनी के 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। ठीक है, अ मीटिंग ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाज कॉल्ड। ठीक है, 50 है, 50 है तो इसका मतलब कोरम हो गया 5 का। राइट, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट होती तो 2 का होता। फॉर अमेंडिंग द टर्म्स ऑफ दीस शेयर्स मिस्टर रोहन वाज द ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर हु अटेंडेड द मीटिंग। मतलब इन नंबर 50 है लेकिन वो अकेला आया है। राइट, आया अकेला, 49 नहीं आए। टोटल 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं लेकिन रोहन अकेला आया, 49 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं आए। ही हाउएवर हेल्ड प्रॉक्सीज फ्रॉम ऑल अदर शेयर होल्डर्स। मतलब 49 ने इसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया। तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है, कोरम है 50 का, कोरम है सॉरी 5 का, 5 का कोरम है सर, 5 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। वो अकेला आया है, उसको अकेला आया है, पर्सनली प्रेजेंट है, उसे काउंट करेंगे। लेकिन वो 49 का प्रॉक्सी बन के आया है सर, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो क्या कोरम वैलिड है? कोरम वैलिड नहीं है सर। अगर वो अकेला प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही होता और बाकी कोई होते ही ना, फिर तो वो अकेला आता, फिर तो वैलिड हो जाता, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था। पर यहाँ पर तो 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, आया वो अकेला है, 49 का प्रॉक्सी बन के आया है, तो प्रॉक्सी काउंट नहीं करेंगे। पर्सनली प्रेजेंट वो अपने बिहाफ पे पर्सनली आया है तो 1 अटेंडेंस ही, जबकि चाहिए मिनिमम 5, तो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लास मीटिंग का भी कोरम जनरल मीटिंग वाला ही होता है, ये हमें पता है, हमें याद रखना है। जो कोरम की रिक्वायरमेंट जनरल मीटिंग की होती है, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 5, 15 एंड 30, सेम वही क्लास मीटिंग की भी होती है। यहाँ पर शार्प वर्सेस ड्यूस का के जो केस है ये आपको रेफर कर दोगे, अच्छा है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को बात समझ आ गई। लास्ट में इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं बेटा। In the given case, therefore, the applicable quorum will be 5 members, right? But since all the shares are not held by one, ऐसा तो है नहीं कि उस अकेले ने सबके शेयर्स लिए, नहीं, 50 मेंबर है तो कोरम जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है। अकेला होता प्रेफरेंस शेयर होल्डर और वो अकेला आता तो वैलिड होता। यहाँ 50 है, वो अकेला आया, 49 आए ही नहीं, तो मिनिमम 5 का तो आना जरूरी था। राइट, स्टेट केस स्टडी नंबर 25, state the legal position in the following circumstances with reference to the provisions in the Companies Act। ठीक है जी, at an adjourned EGM of a public company and company public limited company adjourned for want of quorum, only 3 members are personally present। अब देखिए ध्यान से, पहली मीटिंग करी थी, पहली मीटिंग में कोरम नहीं हुआ था तो एडजर्न हो गई थी। एडजर्न क्यों हुई थी? क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं था। क्या हमें सेक्शन 103 याद है कि सर हम कोरम देखते हैं पहले आधे घंटे में, 11 बजे की मीटिंग है, 11:30 बजे तक, 11:30 तक कोरम इज नॉट प्रेजेंट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल एडजर्न द मीटिंग टिल नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। सर नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम में भी कहता है सिर्फ 3 मेंबर्स प्रेजेंट है। एडजर्न मीटिंग में 3 मेंबर्स प्रेजेंट है। आप बताइए क्या हर एडजर्न मीटिंग में कोरम जो होता है 5 का वो चाहिए होता है, या हमें ऐसा कुछ याद आ रहा है कि सर पहली मीटिंग में कोरम नहीं बना, एडजर्न हो गई, उसमें भी कोरम नहीं बना, तो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है वो वैलिड कोरम माना जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। इफ दिस एडजर्न मीटिंग वाज एडजर्न ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, मेरी वर्डिंग्स को पकड़िए बेटा जो मैं कह रहा हूं। इफ दिस एडजर्न मीटिंग हैज बीन एडजर्न प्रीवियसली ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, सो इन दिस केस the members present will be deemed as valid quorum। लेकिन अगर इसकी एडजर्नमेंट का वजह कुछ और होता, चेयरमैन का हार्ट अटैक होता, मेंटेनेंस ऑफ डेकोरम होता, कुछ भी होता, तो यहाँ पर भी ओरिजिनल वाला ही कोरम चाहिए होता। लेकिन क्योंकि कोरम ना होने की वजह से एक बार पहले मीटिंग एडजर्न हो चुकी है तो दोबारा एडजर्न इस वजह से तो नहीं होगी। राइट, तो मेंबर्स प्रेजेंट जो है दे विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वैलिड कोरम। राइट बच्चे, केस स्टडी नंबर 26 पे आते हैं जी हम। The quorum for a general meeting of a public company is 15। ठीक है जी, अब कहते हैं जी बताओ कोरम प्रेजेंट है कि नहीं है। सर 13 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है, ये हमने काउंट कर लिए,
दो मेंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉक्सी हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मतलब मैं और मेरी वाइफ, हम दो अलग अलग मेंबर्स हैं, हम दोनों ने दो लोगों को प्रॉक्सी बनाया और वो दोनों सिर्फ प्रॉक्सी है, कंपनी के मेंबर नहीं है। मतलब मैंने जिसको प्रॉक्सी बनाया वो सिर्फ प्योर प्रॉक्सी है, वो मेंबर नहीं है, खाली प्रॉक्सी बन के वो गया, तो उन्हें भी काउंट नहीं करेंगे। मैं अगर देखो मिस्टर ए मीटिंग में जा रहा है, वो मेंबर भी है और प्रॉक्सी भी है, तो भाई एज अ मेंबर उसे काउंट करेंगे, एज अ प्रॉक्सी काउंट नहीं करेंगे। लेकिन मिस्टर बी खाली प्रॉक्सी बन के जा रहा था, वो तो काउंट होएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो सर 13 लोग पर्सनली प्रेजेंट है वो काउंट होंगे, जो प्योर प्रॉक्सीज है वो काउंट नहीं होंगे। 1 पर्सन रिप्रेजेंटिंग 2 मेंबर कंपनीज, एक बंदा है जो 2 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है, सर इसको भी काउंट कर लेंगे। इसका मतलब यस कोरम इज वैलिड। सर 15 का कोरम है और ये वैलिड माना जाएगा। राइट जी, क्लियर है सबको? चलें आगे, आगे देखते हैं। A general meeting of a public company was adjourned by the chairperson for want of quorum. मीटिंग थी 11 बजे रखी, 11:30 तक कोरम नहीं बना, एडजर्न हो गई। फ्रेश नोटिस वाज नॉट सर्व फॉर द एडजर्न मीटिंग, वो तो वैसे भी नहीं देना होता, फ्रेश नोटिस की कोई दिक्कत ही नहीं अगर सेम डे सेम टाइम हो रहा तो। डू यू फील दैट नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द एडजर्न मीटिंग? नो। रेफरिंग टू द प्रोविजन स्टेट द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द एडजर्न मीटिंग। इस केस में एडजर्न मीटिंग में अगर मिनिमम कोरम नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड माना जाएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पिछले वाला एलिमेंट तो आ ही आया, लास्ट टू लास्ट वाला केस स्टडी 25 वाला देखो एलिमेंट आया 3 मेंबर्स वाला, लेकिन साथ में इसमें नोटिस की बात भी आ गई। तो अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, सर जब मीटिंग एडजर्न होती है ड्यू टू लैक ऑफ कोरम तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम चली जाती है, उसका हमें कोई अलग से नोटिस नहीं देना होता, और उस केस में मिनिमम कोरम प्रेजेंट नहीं है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है वो वैलिड कोरम माना जाएगा। राइट, क्लियर है जी? चलें आगे। There is no necessity for minimum number of members to be present and there is no fresh notices required as well. अब देखते हैं केस स्टडी नंबर 28। The articles of Nestle and Brew Company, okay, Limited provides that in the event of quorum not being present within half an hour, time scheduled for AGM, the meeting shall stand dissolved. आर्टिकल में लिखा है कि अगर कोरम नहीं बनेगा तो हम एडजर्न नहीं करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। यार बाप का राज थोड़ी है डायरेक्टर्स के, घर का राज थोड़ी है, कुछ सोचो। लॉ कहता है कोरम नहीं बनेगा तो आप नेक्स्ट चांस दोगे, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम एडजर्न मीटिंग करोगे। कंपनी ने लिखा नहीं जी हम तो डिसॉल्व कर देंगे। भाई डिसॉल्व या कैंसिल सिर्फ वो वाली ईजीएम होती है जिसमें कोरम नहीं बनता, जो मेंबर्स ने बुलाई होती है। If EGM is called by requisition and quorum is not present, it shall stand cancel or dissolve. लेकिन अगर आप बोल, पहले पुराने कंपनी लॉ में डिसोल्यूशन वर्ड होता था, नए वाले कंपनी एक्ट में कैंसिलेशन वर्ड है। लेकिन अगर आप बात करो कि सर कोई भी मीटिंग में कोरम नहीं बनेगा तो हम कैंसिल कर देंगे, एडजर्न नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। At AGM of Nestle and Brew Limited, the quorum is not formed within half an hour from the time fixed. अब बताइए, in the above circumstance, what further steps are necessary to hold AGM? कुछ भी नहीं सर, next week same day same time meeting होगी और कुछ भी नहीं होगा। If it is to be convened afresh, will a fresh resolution of the board be needed? No, कोई नोटिस, कोई fresh resolution नहीं चाहिए इस केस में। इस केस में कोई fresh resolution नहीं चाहिए। Am I clear with that? एडजर्न ही होगी, ये कैंसिल नहीं होगी, एडजर्न होगी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम, और कहता है उसके लिए कोई फ्रेश रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। आगे देखिए, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, विल दे सीज? एक एक करके ना पहले एक काम करते हैं, इस आंसर को थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड देन इट शैल स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, डन। In the present case, therefore, the act of dissolution of the AGM for want of quorum is invalid. पहला क्वेश्चन खत्म हो गया कि सर कोरम नहीं बना तो मीटिंग एडजर्न होती है, ये कह रहे हैं हम कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। If it is to be convened afresh, will the fresh resolution of the board be needed? देखिए कहता है सर इन केस ऑफ एडजर्न मीटिंग, अगर, अब सुनिए, मीटिंग कब होगी? आज 11 तारीख है, मीटिंग नहीं हुई तो 18 तारीख को होगी, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक सेम डे चेयरपर्सन ही अवेलेबल नहीं है, मान लो उसकी हार्ट की सर्जरी है, या मान लो वो वाली जगह अवेलेबल नहीं है जहां पर आज हम वेन्यू कर रहे हैं मीटिंग, वो कह रहे दीजिए अगले हफ्ते तो किसी और का फंक्शन, हम जगह नहीं दे सकते, तो मतलब नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम नहीं हो सकती, फिर तो नया नोटिस जाएगा, फिर नया नोटिस जाएगा कम से कम 3 दिन पहले। यस और नो, समझ आ रहा है? अगर हम कभी भी ओरिजिनल मीटिंग करते हैं
ओरिजिनल मीटिंग नहीं हुई, एडजर्न हो गई ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। लेकिन अगर सेम डे नहीं हो सकता, टाइम नहीं हो सकता या प्लेस नहीं हो सकता, तो फिर आपको 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। क्लियर है जी ये बात, याद रहेगा बच्चे? ठीक है जी। कहता है सर इन केस एडजर्न मीटिंग जो है उसमें चेंज हो रहा है कुछ भी, तो नॉट लेस देन 3 डेज का आपको नोटिस देना पड़ता है। फिर आप न्यूज़पेपर में दो या इंडिविजुअली दो मेंबर्स को घर पे चिट्ठी, वो आपकी मर्जी है, राइट। आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द, अब थर्ड केस में आ रहे हैं, इसमें क्या फ्रेश रेजोल्यूशन चाहिए बोर्ड का, नया नोटिस है तो नया रेजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि नया देखो ना, अगर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, अगर डेट प्लेस टाइम कुछ चेंज नहीं हो रहा, फिर तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीक चलेगी, कोई बीओडी का नया नोटिस या नया अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन अगर डेट वगैरह चेंज हो रही है तो नया नोटिस देना पड़ेगा। नया नोटिस भी अप्रूव कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। तो उस केस में फिर नया रेजोल्यूशन हमें पास करना पड़ेगा, राइट बच्चे? क्लियर है सबको? थर्ड कह रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, विल दे सीज टू बी डायरेक्टर्स ऑन द डेट ऑन व्हिच जनरल मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड एंड consequently stood dissolved as per the articles, or they will remain directors till the date of a fresh AGM। भाई बात बड़ी सिंपल सी है, रिटायरिंग डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे जब तक एडजर्न्ड एजीएम ना हो जाए और उसमें कंक्लूजन ना हो जाए। हम सबको पता है, एक चीज याद रखिएगा, सुन लीजिए, एजीएम होनी थी और एजीएम के अंदर एडीडीए 4 काम होते हैं, अकाउंट, डिविडेंड, डायरेक्टर, ऑडिटर। डायरेक्टर्स में अमित वोरा रिटायर होकर रीअपॉइंट होना था, राइट। अब 30 सितंबर को हमने एजीएम रखी और कोरम नहीं बना, वो 7 अक्टूबर को चलेगी। तो क्या 30 तारीख के बाद कोई काम होता है तो अमित वोरा उसमें साइन करेगा? क्या अमित वोरा को बोर्ड मीटिंग का नोटिस आएगा या वो रिटायरिंग ही माना जाएगा? नहीं सर, रिटायरिंग डायरेक्टर तब तक रिटायरिंग नहीं माना जाएगा जब तक एडजर्न मीटिंग नहीं हो जाती। एज सिंपल एज दैट। रिटायरिंग डायरेक्टर विल कंटिन्यू टू होल्ड दी ऑफिस। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हो, कभी हम लोग डायरेक्टर्स टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर हम पढ़ते हैं जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि सर एडिशनल डायरेक्टर को कंपनी बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करती है, फिर जनरल मीटिंग में उसे रेगुलराइज कराती है। सर अगर उस केस में हम बात करें, हमने 30 सितंबर को एजीएम रखी जिसमें हमने रेगुलराइजेशन ऑफ डायरेक्टर, ये स्पेशल बिजनेस है, ऑर्डिनरी नहीं, उन चारों में तो आता नहीं है, हमने एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया था और अब हम उसे जनरल मीटिंग के अंदर रेगुलराइज कराना चाह रहे हैं और वो भी कोरम नहीं बना, क्या वो भी खत्म हो जाएगा? नहीं सर, उसको भी एडजर्न तक तो चलेगा ना। 30 सितंबर को मीटिंग हुई ही नहीं, मेरी बात सुन लो ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, टाइमली मीटिंग हुई ही नहीं, फिर तो डायरेक्टर्स को वेकेट करना पड़ेगा। अगर मीटिंग हुई नहीं फिर तो उन्हें वेकेट करना पड़ेगा, एडिशनल डायरेक्टर जो है उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। लेकिन मीटिंग हुई, कोरम नहीं बना, तो फिर उनकी गलती नहीं है ना, उस केस में एडजर्न मीटिंग तक वो कंटिन्यू करेंगे। ये बात जो एडिशनल डायरेक्टर वाली है सिर्फ उन बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने डायरेक्टर्स पढ़ा हुआ है। अगर सीए के बच्चे की बात करें तो उन्हें डायरेक्टर्स फाइनल में पढ़ाया जाता है, उन्हें ये वाली बात समझ नहीं आएगी, बट उनके लिए रेलिवेंट भी नहीं है, राइट बच्चे? क्लियर है सबको? इतना समझ आ गया कि रिटायरिंग डायरेक्टर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रिटायर्ड। अगर 30 तारीख को मीटिंग नहीं हुई, 7 तारीख को अगर एडजर्न मीटिंग हो रही है तब तक वो कंटिन्यू करेगा। 30 से 7 के बीच में जो भी रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास हो रहे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा और वोट भी करेगा, राइट। आगे देखिए केस स्टडी नंबर 29। आई होप आप लोगों को बेटा मजा आ रहा होगा, क्योंकि केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Whether the following persons can be counted for the purpose of quorum in general meeting, क्या following persons को काउंट किया जाएगा? देख लेते हैं जी। A person representing 3 members companies, yes जी, इसको 3 काउंट किया जाएगा। Both the joint owners of shares present, मैं और मेरी वाइफ, हम 2 लोग हैं जिन्होंने हल्दीराम के शेयर्स ले रखे हैं, हम दोनों पहुंच गए, तो क्या हम दोनों को काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कोरम? कहता सर एक को काउंट किया जाएगा। सिंगल मेंबर प्रेजेंट एट द मीटिंग, मैं अकेला मेंबर हूं जो आया हूं, मतलब मैं मेंबर हूं ना, मैं प्रॉक्सी हूं ना, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, हाँ जी, मेरे को भी 1 काउंट किया जाएगा। मतलब जो पर्सनली प्रेजेंट है मेंबर, उसे भी काउंट किया जाएगा। जो रिप्रेजेंटेटिव, मैं 5 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहा हूं तो भी मुझे 5 काउंट किया जाएगा। और कहता है अगर जॉइंट ओनर्स आ रहे हैं, मैं, पापा, मम्मी और वाइफ, हम चारों के शेयर है किसी कंपनी में और हम चारों का जॉइंट शेयर होल्डर है, या मैं, पापा और वाइफ तीनों का जॉइंट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, और हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हमें कोरम के पर्पस के लिए एक ही काउंट किया जाएगा, राइट। केस स्टडी नंबर 30 ये क्या कहता है? अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, अगर आर्टिकल्स लार्जर नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, द कोरम फॉर अ जनरल मीटिंग इज, कोरम जनरल मीटिंग का कोरम कितना होता है सर? 5 का होता है। अगर 1000 मेंबर्स तक है, लेस देन 1000 मेंबर्स है सर, लेस देन 1000 मेंबर्स हैं तो हम सबको पता है कि 5 का कोरम होता है, राइट। ठीक है जी।
और अगर 1000 से लेके लेस देन 5000 तक है तो हम सबको पता है कि उस केस में कोरम जो है वो 15 का होता है। मोर 5000 और मोर के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो कोरम होता है वो हमारा 30 मेंबर्स का होता है, राइट। अप टू 1000, लॉ की लैंग्वेज लेस देन 1000 नहीं है, अप टू 1000 है, अप टू 1000। 1000 तक है तो 5, 1000 से ज्यादा है 5000 तक है तो 15, 5000 से भी ज्यादा है तो 30, लेस देन नहीं है, अप टू है, राइट, नॉट एक्सीडिंग 1000 है। तो उस केस में 5 मेंबर्स का कोरम पर्सनली प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब बच्चे, आज की क्लास में हम लोगों ने जनरल मीटिंग की कितनी केस स्टडीज कर ली है? सर 30 केस स्टडीज कर ली है। सर टोटल केस स्टडीज कितनी है? बेटा टोटल इसके अंदर 53 केस स्टडीज है, जिसमें से हम लोगों ने अपनी 30 केस स्टडीज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये जो लेक्चर है केस स्टडी का, ये तभी देखने का मजा है जब आपको जनरल मीटिंग टिप्स पे है। अगर जनरल मीटिंग की टिप्स में नहीं है तो इसमें क्या ही समझ आएगा। तो आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, केस स्टडीज को ही 31 से लेके 53 तक। सी यू गाइस, टेक केयर।